हेलो एंड वेलकम टू संकल्प पथ। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हम लेके आ रहे हैं आप सभी के लिए प्रोएक्टिव सीरीज़। इस सीरीज़ के अंडर हम जो है यूपीएससी सीएससी का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं और हमारा टारगेट जो रहने वाला है वो रहने वाला है इस साल का 2025 का एग्ज़ाम। इसके लिए मैंने आप सभी को बताया था कि पूरा सिलेबस का मतलब हर एक सब्जेक्ट, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो इन्वायरमेंट हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, हिस्ट्री में सब एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, ज्योग्राफी हो, उसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, सीसेट के लिए मैथ्स एंड रीजनिंग, ये सब कुछ जो है हम कवर करने वाले हैं। आप सभी को पता होगा कि इस समय टाइम अब बहुत कम बच चुका है। आज जो है वो 6 है और जो एग्ज़ाम है वो है 25 मई को। इतने कम समय में दोस्तों हमको पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करना है, उसके साथ-साथ मॉक टेस्ट, पीवाईक्यूज़, ये सब कुछ कवर करना है ताकि हम एग्ज़ाम के लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाएँ। हमको बिल्कुल ही प्रोएक्टिव रहना है। इन सभी सब्जेक्ट्स के सोर्सेज़ भी मैंने आप सभी को पिछले वीडियो में बताया था, जिसमें से इकोनॉमी के लिए जो मैंने आपको बेस्ट सोर्स बताया था, वो था मुरनाल सर का जो हैंडआउट है वो। क्योंकि मैंने बताया था आपको कि इतने कम टाइम में, क्योंकि एक ही जगह सब कुछ मिल जाए, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये हैंडआउट है। आपको हो सकता है कि रमेश सिंह, विवेक सिंह, बाकी अलग-अलग कोचिंग के नोट्स भी मिल जाएँ। लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि मुरनाल सर के हैंडआउट भले ही वो 1000 प्लस पेजेज़ के हैं, लेकिन उसमें हर एक चीज़ एक ही जगह पे आपको मिल जाएगी। सो इस वजह से इकोनॉमी के लिए हम जो कवर करने वाले हैं वो मुरनाल सर का हैंडआउट पूरा कवर करने वाले हैं, जिसमें कि आपका हर एक चीज़, हर एक डिटेल कवर हो जाएगा। साथ में इसमें सर ने करंट अफेयर्स को भी ऐड कर रखा है, तो वो भी कवर हो जाएगा। तो आप सभी हमारे साथ बने रहें। आज जो है वो लेक्चर 1 होने वाला है इकोनॉमी का, क्योंकि मैंने आप सभी को बताया था कि जनवरी में जो है हम कवर करने वाले हैं 2 सब्जेक्ट्स, एक इकोनॉमी, दूसरा पॉलिटी। क्योंकि टाइम कम है तो हमारा टारगेट ये है कि जैन, फ़ेब और मार्च, इन 3 महीने में जो है हम सारा सिलेबस कंप्लीट कर लें। इसमें जो टाइम बचा है अप्रैल और मई में, इसमें हम मॉक टेस्ट, पीवाईक्यूज़, ये सब कुछ कवर कर लेंगे। एंड ऑफ कोर्स गाइस, फॉर दिस ईयर ये जो पूरा कोर्स है वो क्या होने वाला है? फ्री होने वाला है। फॉर दिस ईयर, हाँ बिल्कुल फॉर दिस ईयर। क्योंकि क्या पता भाई अगले साल तक ये सीरीज़ अच्छे से चल जाए और मैं अभी कोई कोचिंग ज्वाइन कर लूँ या खुद का कोई कोचिंग खोल लूँ, यू नेवर नो ना। चलिए जस्ट जोकिंग, आगे हम स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ को। अभी के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो उसका भी मैं रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी से कहा कि इकोनॉमी जो है मैं मुरनाल सर के हैंडआउट से कवर करवाने वाला हूँ, तो इसके लिए सर को भी क्रेडिट ज़रूर जाता है क्योंकि ये उन्हीं का ही कंटेंट है। तो अब विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम सीधे स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर से। तो दोस्तों, ये है मुरनाल सर का हैंडआउट जो कि लेटेस्ट पीसीबी 12 2025-26 के लिए ही बनाया गया है और इसका पिलर है 1A1। तो मैं आप सभी को जल्दी से मुरनाल सर के नोट्स के बारे में, थोड़ा सा हैंडआउट्स के बारे में बता देता हूँ कि मुरनाल सर ने अपने जो पिलर्स है उसको 6 पिलर्स में एक तरह से डिवाइड कर रखा है पूरी इकोनॉमी को। 6 पिलर्स का मतलब ये है कि हर एक पिलर में उन्होंने कुछ ना कुछ पार्ट्स डिवाइड कर रखा है इकोनॉमी के लिए, जिसमें से जो फर्स्ट पिलर है, फर्स्ट पिलर को भी उन्होंने सब पार्ट्स में कैटेगराइज कर रखा है, जैसे कि 1A1, 1A2, 1B1, फिर है 1B2, 1C, 1D, कुछ इस तरीके से। तो इन सभी को हम कवर करने वाले हैं। सो 1A1 में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं वो बता दूँ आप सभी को कि सबसे पहला जो कंटेंट हमारा है वो बार्टर सिस्टम, उसके डिसएडवांटेजेस के बारे में, मनी के क्या-क्या फंक्शंस होते हैं, मेटालिक मनी, कमोडिटी मनी, ये सब, डीमोनेटाइजेशन आप सभी को याद होगा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके अलावा 2000 के जो नोट्स हैं वो विथड्रॉन कर लिए गए हैं, उसके बारे में जानेंगे। डिपॉजिट मनी, बैंक मनी किसको कहते हैं, डिजिटल पेमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, एनपीसीआई, यूपीआई, उसके अलावा क्रेडिट लाइन, उसके अलावा रुपे कार्ड के बारे में, डायरेक्ट बैंक बेनिफिट ट्रांसफ़र, इन सब के बारे में, क्यूआर कोड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के अंदर फ़र्क क्या होता है। उसके अलावा मर्चेंट डिस्काउंट रेट, एमडीआर, कैशलेस इकोनॉमी के लिए, ग्लोबल मनी ट्रांसफ़र के लिए कौन सा सिस्टम यूज़ किया जाता है, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स,
रेगुलेटरी बॉडीज़ अगर कुछ जो है धोखाधड़ी हो जाए तो उसके लिए कौन है देखने के लिए। उसके अलावा क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जिसमें कि बिटकॉइन भी आता है, वो भी देखने वाले हैं हम। उसके अलावा क्रिप्टो करेंसी का स्टेटस क्या है इंडिया में और इंडिया के बाहर। उसके अलावा सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी सीबीडीसी, और लास्ट जो टॉपिक होगा वो हमारा फंजिबिलिटी होगा। तो दोस्तों इतना सब कुछ हम कवर करने वाले हैं हमारे 1A1, और इसी लेक्चर में लेक्चर 1 जो है इसमें हम ये सब कुछ कवर करने वाले हैं। और एक चीज़ मैं आप सभी को क्लियर कर दूं कि आपको इकोनॉमी बिल्कुल बेसिक कुछ भी नहीं आता है ना, फिर भी बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं जिससे आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए, और इसके अंदर हर एक चीज़ कवर है, यानी कि आपको कोई और कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। सो अब हैंडआउट स्टार्ट करते हैं और इसमें देखते हैं सर ने क्या-क्या कह रखा है। तो देखो, ये जो पूरा आपका हैंडआउट्स है इसमें प्री के लिए सब कुछ कवर्ड है, लेकिन मेंस के लिए नहीं। मेंस के लिए सर का अलग से कोर्स आता है और हैंडआउट्स आते हैं, तो उसको हम बाद में कवर करेंगे। हमारा जो फर्स्ट टारगेट क्या है, प्री को क्लियर करना। उसके अलावा माइक्रो इकोनॉमिक्स भी इसमें कवर नहीं है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स भी सर ने अपने कुछ लगभग 2 लेक्चर रिकॉर्ड करके दे रखा है, तो उसको भी मैं कोशिश करूँगा कि एक लेक्चर में आप सभी के सामने लेके आ जाऊँ, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। पहले मैं एक चीज़ बता दूँ कि ज़्यादा आपको फोमो नहीं करना है इसके लिए। मुश्किल से हार्डली पिछले मतलब 15-20 साल में 2 क्वेश्चन आया है यूपीएससी में। तो इसमें दोस्तों एक बात और आपको ध्यान रखना है कि अब जो है ना, यूपीएससी के आप अगर ट्रेंड को देखेंगे तो अब यूपीएससी इकोनॉमी के पेपर में फैक्ट्स को भी इंक्लूड करने लग गया है, फैक्ट्स भी पूछने लग गया है। तो बहुत सारे आपको फैक्ट्स आएँगे हैंडआउट्स में जिसको आपको बिल्कुल ऐसा याद कर लेना है। तो सीधे-सीधे अब हम जो है सीधे स्टार्ट करते हैं। ये पीवाईक्यू एनालिसिस का सर ने चार्ट दे रखा है कि इनके जैसे पिलर्स से कितने क्वेश्चन्स आए। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, 21 में कुछ भी नहीं। 2022 में एनएफटी, 23 में सीबीडीसी स्विफ्ट पे, 2024 में ई रूपी बाय आरबीआई, इन सब पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये सर ने बता रखा है कि किस-किस उनके पिलर से कौन-कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट कौन-सा हैंडआउट है, तो वो भी सर ने बता रखा है। यहाँ पे देखो एनालिसिस करके बिल्कुल कि जो उनका पहला वाला हैंडआउट है, मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंस, जो कि अभी हम कवर कर रहे हैं, जिसका पिलर 1, ये जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ट्रेंड तो इसमें से लगभग 7 से 10 क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें, पिलर 4 जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसमें भी लगभग कभी देखो आप 5 से 8 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। फिर लगभग 1-2 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन हर पिलर से पूछे गए हैं, चाहे वो पिलर 3 हो, ये देख सकते हैं आप, पिलर 2 हो, फिर पिलर 5 जिसमें कि 0 से 1, और ह्यूमन रिसोर्स वाले जो पिलर है 6th वाला, उसमें से भी 1 से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। ये भी आपका थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अब बिना टाइम वेस्ट के सीधे अब आप आ गए हैं इकोनॉमी के पिलर 1 पे। स्टार्ट कर रहे हैं हम मनी, बार्टर टू बिटकॉइन। तो इसके बारे में मैं आपको अच्छे से अब समझाता हूँ। दोस्तों देखो, जब इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था चलाने के लिए हमको क्या चाहिए, रुपया चाहिए, पैसा चाहिए ना। तो जब हिस्ट्री की अगर बात करें तो पहले रुपया तो रहा नहीं रहा होगा। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, पहले के समय में जो हमारे पास करेंसी है वो तो रही नहीं होगी। तो उस समय लोग कैसे ट्रेड करते थे? तो उस समय जो लोग ट्रेड करते थे वो बार्टर सिस्टम से करते थे। बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम वो होता है कि आप जो है एक चीज़ दो, उसके बदले में दूसरी चीज़ ले लो। जैसे कि अगर आपको आलू चाहिए और आप जो है गोभी उगाते हो, तो आप क्या करोगे, मार्केट में जाओगे और ऐसे व्यक्ति को ढूँढोगे जिसको गोभी चाहिए और आपको क्या चाहिए, आलू चाहिए। तो दोनों अगर मिल गए ऐसे, आप जो है बार्टर सिस्टम के ज़रिए, यानी कि आप अपने कुछ गोभी उसको दोगे और वो अपने कुछ आलू आपको देगा। इससे ट्रेड होता था। तो इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी थे। क्या-क्या डिसएडवांटेजेस थे कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी कि दोनों, यानी उसको जो चाहिए और आपको जो चाहिए वो दोनों मिलना चाहिए, तभी आप ट्रेड कर पाओगे। यानी कि अगर आपको आलू चाहिए लेकिन मार्केट में जो है मतलब आलू बेचने वाला नहीं है कोई, ये दूसरी सब्जियों वाला है, या मार्केट में आलू बेचने वाला तो है लेकिन आपके पास गोभी है और वो लेने वाला कोई नहीं है, तो क्या डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होना है। सर्च कॉस्ट और ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर आप खोजोगे ऐसे किस आदमी को तो उसमें पैसा भी तो लगेगा भाई। और जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो भी हाई होता है, क्योंकि करेक्ट वैल्यू नहीं पता ना आपको कि कितने आलू के बदले कितने गोभी हम देंगे, तो वो भी दिक्कत है। स्टोरेज जो है पेरिसेबल कमोडिटी
स्टोरेज जो है पेरिसेबल कमोडिटीज़ का वो भी डिफ़िकल्ट होता था, जिससे कि लॉस इन वैल्यू हो जाता था। क्योंकि ये सारे जो सब्जियाँ या कोई भी आइटम ऐसा जो समय के साथ ख़राब हो जाएगा, अगर आप ऐसा ठीक से आपको पहले ही मिल नहीं पाएँगे, तो वो धीरे-धीरे क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा और आपका नुकसान हो जाएगा। इसके अलावा ये कोई स्पेशलाइज़ेशन इनकरेज नहीं करता था। स्पेशलाइज़ेशन इनकरेज का मतलब, क्योंकि यहाँ पे लोगों को जो है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स नहीं होता था, तो लोग क्या चाहते थे कि हर एक सब्ज़ी खुद ही उगा लें, ताकि किसी पे डिपेंडेंट ही ना होना पड़े। तो कोई स्पेशलाइज़ेशन रहा, नहीं रहा, कोई डिवीज़न ऑफ लेबर रहा, नहीं रहा। इसके कुछ बेनिफिट्स भी थे उस समय अगर देखे जाए तो, कि कोई फेक करेंसी का मामला नहीं होगा भाई, फॉरेन ट्रेड भी थोड़ी आसानी से हो जाएगी। एक्सचेंज रेट का चिंता नहीं करना पड़ेगा हमको। तो इन सब की वजह से क्या आया? मनी आया, मनी। मनी ने इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया। तो अब हम बात करने वाले हैं मनी की। तो मनी के कुछ प्राइमरी फंक्शन होते हैं, सेकेंडरी फंक्शन होते हैं और कंटीजेंट फंक्शन होते हैं। जैसे कि कार का प्राइमरी फंक्शन क्या हो गया? ट्रांसपोर्टेशन, कि आप सभी को वो बिल्कुल टाइम पे तेज़ी के साथ पहुंचा दे। सेकेंडरी फंक्शन क्या हो गया उसका? कि एसी उसमें ठीक है, रेडियो वेडियो बजता है या नहीं बजता है, वो हो गया। कंटीजेंट फंक्शन क्या हो गया? कि आप उसको ओला उबर के साथ यूज़ करके कमा वमा सकते हैं। तो ये कुछ फंक्शंस हो गए। वैसे ही मनी के भी कुछ फंक्शंस हैं। प्राइमरी फंक्शन उसका क्या है भाई? कि वो वैल्यू को मेज़र करता है, कि कोई चीज़ कितने रुपए की है, वो मनी से आप पता लगा सकते हो ना। दूसरा मीडियम ऑफ एक्सचेंज का ज़रिया है वो। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कोई भी चीज़ आपको खरीदना बेचना है तो पैसे के माध्यम से आप कर सकते हो। ये हो गया इसके प्राइमरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन को समझिए। सेकेंडरी फंक्शन एसटीडी आपको याद रखना है। 3 फंक्शन है। कौन-कौन से? स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी को आप ना एक तरह से जमा भी कर सकते हो, उसकी भी कुछ वैल्यू ही है। कि आपने 10,000 रुपए हैं, आप अगर जमा रखोगे तो उसकी भी वैल्यू है कि आप बाद में इसको यूज़ कर पाओगे। ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, उस वैल्यू को आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको 10,000 रुपए किसी और के बैंक अकाउंट में भेजने हैं, तो उसको भी आप एक जगह से दूसरे बैंक अकाउंट में भेज सकते हो। डेफर्ड पेमेंट भी कर सकते हो मनी के साथ, यानी कि आप कोई भी चीज़ को लोन पे भी ले सकते हो, ईएमआई बनवा के भी आप ले सकते हो। ये भी तो मनी का ही फंक्शन हुआ ना। तीसरा फंक्शन जो अब मैंने बताया था कंटीजेंट फंक्शन, उसमें बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम, ये भी एक तरह का लोन ही, फाइनेंशियल मार्केट, ये सर के 1C पिलर में उसमें हम कवर करेंगे। उसके अलावा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को भी मोबिलाइज़ करता है, यानी कि अगर तो आपके पास पैसा है, 10,000 रुपए है और आप चाह रहे हो कि घर बनाना, तो उस घर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? ज़मीन खरीदनी पड़ेगी, लेबर कॉस्ट आएगा, उसके अलावा जो प्लम्बर का काम पड़ेगा, आपको इलेक्ट्रीशियन का काम पड़ेगा, तो इन सभी के लिए आप क्या रखोगे? लेबर रखोगे ना। और इससे क्या होगा? जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होगा इकोनॉमी में, जिससे मदद मिलेगी। क्रिएशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन वाया नेशनल इनकम वाया टैक्सेशन, सरकार टैक्स ले सकती है, मनी होगा तो। टैक्स लेने के बाद वो गरीब कल्याण योजना सब वगैरह चला सकती है गरीबों के लिए। तो जैसे कि मैंने आप सभी को एग्जांपल्स बता दिए कि प्राइमरी फंक्शन कार के, सेकेंडरी फंक्शंस क्या है। तो अगर आपके पास पैसा हो तो आप ये सब चीज़ें कर पाओगे। होपफुली आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो मनी, मैंने जैसे कि बताया कि मनी फिजिकल फॉर्म में भी है, डिजिटल फॉर्म में भी हो सकता है, कॉइन में हो सकता है, नोट्स में हो सकता है, जो कि वैल्यू को मेज़र करे। और वो डिविजिबल होना चाहिए और फंजिबल होना चाहिए। इन सभी को हम आगे आने वाले उसमें पढ़ने वाले पेजेस में। लेकिन अभी मैं आपको बताऊँ तो डिविजिबल फंजिबल का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास 2,000 का नोट है, तो 2,000 के नोट को आप एक्सचेंज करवा सकते हो ना भाई, 500 का 4 नोट लेके। तो इसको हम क्या कहते हैं? डिविजिबल भी होता है ये। फंजिबल होने का मतलब क्या है? कि अगर आप 500 का 4 नोट है, उसके बदले आप 2,000 का नोट्स भी ले सकते हो ना। तो अभी हम आगे इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं हम। इसमें मनी बार्टर सिस्टम और इन सब में अगर आपको कुछ भी डाउट हो, तो ज़रूर आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आगे मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ हिस्टोरिकली, अब हम समझें तो जो शुरू में किस चीज़ से एक्सचेंज होता था, मैंने बताया बार्टर सिस्टम से। उसके बाद ना कमोडिटी मनी आया। कमोडिटी मनी में क्या होता था कि कमोडिटीज़, कुछ आइटम्स ऐसे, जैसे कि कोकोआ बीन्स, जिससे कि कॉफ़ी वगैरह बनता है, तो साउथ अमेरिका में जो एज़टेक पीपल थे वो इसका यूज़ करते थे। आयरन नेल्स का, इंडिया में काउरीज़ जो शंख होते थे छोटे-छोटे, उन सब का यूज़ किया जाता था। तो वो जो छोटे-छोटे आइटम्स होते थे, उन सबको एक तरह से मनी की तरह इस्तेमाल किया जाता था एक्सचेंज करने के लिए एक दूसरे से। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थे क्या? कि वो समय के साथ ख़राब हो जाते थे, पेरिसेबल होते थे, यूनिफ़ॉर्म नहीं रहते थे, क्योंकि भाई सबका साइज़ सेम नहीं ना होगा। सब प्योर भी नहीं होंगे, कुछ होंगे जो प्योर होंगे, कुछ अनप्योर होंगे। फ़ॉरेनर्स हो सकता है वो एक्सेप्ट करें, ना करें, उनको भाई कोकोआ बीन्स नहीं चाहिए होगा। तो इसमें ये सब कमोडिटी मनी में दिक्कत हुआ करता था।
फिर आया क्या, इन्हीं जैसे कि कमोडिटी मनी में इसके बाद निकला क्या, मेटेलिक मनी। मेटेलिक मनी के फ़ायदे बहुत ज़्यादा थे। मेटेलिक मनी के फ़ायदे ये थे कि अब क्या होने लग गया, जैसे कि सोने के मान के चलो, पहले कुछ ऐसे ही कुछ अलग-अलग तरह के साइज़ेज़ के बना के ये लोग ट्रेड करते थे। लेकिन जब मेटेलिक मनी आया तो किंग्स जो थे क्या करते थे, उसका यूनिफ़ॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए कि भाई किसी पे ज़्यादा बड़ा हो, किसी पे छोटा, ऐसा ना हो, वो अपना थप्पा एक तरह से लगा देते थे उस पे और उसकी कुछ वैल्यू हो जाती थी। तो स्टैम्प कर देते थे अपने मार्क को। इसमें कुछ हिस्ट्री में अगर मैं आपको बताऊँगा कि जो कुषाण किंग थे, गुप्ता टाइम्स, इन सब के उन्होंने गोल्ड कॉइन को इश्यू किया था, जो कि गुप्ता समय के तो सबसे बढ़िया गोल्ड कॉइन बनाया जाता है, जिसमें कि जो किंग है वो वीणा प्ले करते हुए, एनिमल को शूटिंग करते हुए, ये सब उस सिक्के में दर्शाया गया था। तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी उस समय के। दिल्ली सल्तनत में सिल्वर टाका इश्यू किया गया था, शेरशाह सूरी ने रुपया इश्यू किया था, अकबर ने मुहर, ये सब हम हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। तो मेटेलिक मनी आप समझ गए ना, मेटल से जो बने हुए मनी, इसके बहुत सारे फ़ायदे थे। जैसे कि ये स्टेबल रहता था, इसकी खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू होती थी। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, मैं अभी आपको समझाता हूँ। ये पेरिसेबल नहीं होते थे, यानी कि ये जल्दी ख़राब नहीं होंगे ना। फंजिबल होते थे। फंजिबल जैसा कि मैंने अभी आप सभी को बताया था, वो एक तरह से आप टुकड़ों में बाँट सकते हो, उसके बदले मतलब आप छोटे-छोटे वैल्यू के ले सकते हो मनी। प्रोडक्शन भी कम होगा क्योंकि भाई मेटल है, तो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं है ना अवेलेबल दुनिया में। तो कम होने की जो चीज़ कम होती है उसकी क्या होती है, वैल्यू ज़्यादा होती है। अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, वैल्यू कम हो जाएगा। तो इस वजह से हाइपर इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में होता था कि अगर बहुत ज़्यादा आइटम हो जाएगा तो किसी पे अगर बहुत ज़्यादा आ गया तो वो तो ज़्यादा दाम देने को तैयार हो जाएगा ना। अगर समझो कि मैंने एग्जांपल एक लेके रखा है कि अगर मान के चलो एक मैंगो ₹1 का मिलता है, लेकिन अगर सरकार सबको पैसा बाँट दे तो वही एक मैंगो के लिए लोग ₹5-5 देने को तैयार हो जाएँगे, तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, उसको कहते हैं हम हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है? अब हम समझते हैं मनी में कुछ प्रॉब्लम्स भी थी। मतलब इसमें मेटालिक मनी, और फिर हम आगे के अभी बात करेंगे, लेकिन हम समझते हैं कि फुल बॉडीड कॉइन और टोकन कॉइन, इन दोनों बीच में अंतर क्या होता है? देखो दोस्तों, फुल बॉडीड कॉइन जिसमें होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, जो कि मैं आप सभी को बता रहा था कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, वो समझाता हूँ आप सभी को। इंट्रिंसिक वैल्यू वो वैल्यू होता है जिसकी खुद की वैल्यू उसके फेस वैल्यू से ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये है, उस वैल्यू का जो मेटल है, मेटल का जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगा। अगर भाई सोने का सिक्का होगा, उस पे अगर 2 लिखा हुआ है, तो कायदे से तो ₹2 का ही हुआ। लेकिन अगर उस सोने के सिक्के को अगर आप बेचो, यानी सोने के भाव पे, वज़न के हिसाब से, तो वो हो सकता है हज़ारों, लाखों में हो। तो उसकी खुद की वैल्यू क्या हो गई? ज़्यादा हो गई ना, उस पे लिखे हुए फेस वैल्यू से। तो फेस वैल्यू समझ में आ गया आप सभी को कि जो वैल्यू फेस पे लिखा हुआ है उसको फेस वैल्यू कहते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू जो उसकी खुद की वैल्यू होती है, उस मेटल की खुद की जो वैल्यू होगी उसको कहते हैं। तो क्या होने लग गया कि जो फुल बॉडीड कॉइन ऐसे कॉइन होते हैं जिनकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या ज़्यादा है फेस वैल्यू से। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होने लग गया कि भाई लोग क्या करेंगे, जमा करने लग जाएंगे, उसको यूज़ करने की जगह जमा करने लग जाएंगे, तो शॉर्टेज हो जाएगा कॉइन का। और ऐसा एक बांग्लादेश में भी केस सामने क्या आया कि अपना जो सिक्के थे ₹5 का, आप सभी को पता होगा कि मोटे सिक्के पहले हुआ करते थे। उन सिक्के को बांग्लादेश वाले क्या करते थे, इलीगली ले जाके वहाँ पे उनको पिघला के ब्लेड्स बनाते थे, समझ गए आप? ब्लेड्स मान के चलो 10 ब्लेड बना दिए उन्होंने हमारे 5 के सिक्के से, और ₹1-1 के हिसाब से भी बेचा तो ₹10 हो गया ना भाई। तो ₹5 जो फेस वैल्यू थी, उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी हो गई? ₹10 की हो गई ना पिघला के। तो ये जो घोटाला लोग करने लग गए। तो इसका प्रॉब्लम क्या बता दिया मैंने आप सभी को प्रॉब्लम। अब इसी वजह से सरकार ने क्या किया, टोकन कॉइन्स को जो है लॉन्च किया। टोकन कॉइन इस समय जो हमारा मॉडर्न इंडिया हम अभी जो प्रेज़ेंट में यूज़ करते हैं वो टोकन कॉइन, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स थी, इसके लिए रिफ़ॉर्म ये लिया गया। कॉइनेज एक्ट 2011 लाया गया, जिसमें कि कॉइनेज एक्ट 2011 लाया गया जिसमें कि मेल्टिंग कॉइन्स की बैन है। फिर हम समझते हैं टर्म डिबेसमेंट। डिबेसमेंट एक टर्म आता है इकोनॉमी में। डिबेसमेंट उसको कहते हैं कि अगर जैसे क्या होने लग गया, सरकार जब धीरे-धीरे जो पहले राजा-महाराजा हुआ करते थे, कमज़ोर होते गए, तो उनमें जो उसकी जो कॉइन की इंट्रिंसिक वैल्यू थी ना, वो कम होती चली गई। यानी कि सोचो, जो पहले गुप्ता जो टाइम था, गुप्ता वंश के समय में, वो ज़्यादा पैसे वाले थे, तो उनका जो सोने का सिक्का होता था, बहुत ज़्यादा वज़न का होता था, बहुत ज़्यादा कैरेट का होता था। लेकिन धीरे-धीरे क्या होने लग गया, बाकी के जो रूलर्स थे, जैसे कि औरंगज़ेब और इन सब के समय में क्वालिटी जो है वो वीक होने लग गई। तो इसको कहते हैं हम डिबेसमेंट। क्यों? क्योंकि भाई उतने पैसे वाले नहीं थे, उनको इतना ज़्यादा टैक्स का कलेक्शन नहीं होता था, और लोग जो है इस फिर भरोसा भी उठने लग गया कि वैल्यू वीक होती जा रही है, हम वापस बार्टर सिस्टम की तरफ जाते हैं। तो इस वजह से
टोकन कॉइन बाद में आया ना, कि इसकी में इंट्रिंसिक वैल्यू कम होती है। मॉडर्न टाइम्स में हम जो है इसका यूज़ करते हैं, कुप्रो निकल मेटल का यूज़ किया जाता है ताकि मेल्टिंग को डिस्करेज किया जाए, इसका इंट्रिंसिक वैल्यू कम होता है। अब समझते हैं जो हमारा कॉइन है, कॉइन में जैसे कि मैंने बताया कि इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, ठीक है, मेटल हैज़ इंट्रिंसिक वैल्यू और उसको यूज़ कर सकते हो आप। लेकिन पेपर करेंसी, अच्छा देखो इसकी थोड़ी बहुत भी तो होती ही है, भले ही सरकार बैन वैन कर रहे है, लेकिन थोड़ी बहुत तो इंट्रिंसिक वैल्यू है। लेकिन जो पेपर नोट्स हैं उसकी तो भाई एक तरह से बिल्कुल भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। उसका आप क्या करोगे, 10 रुपये का नोट है, उसको आप क्या ही मतलब यूज़ करोगे उसके अलावा। तो जो नोट्स है, करेंसी नोट्स, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। तो अभी हमने इंट्रिंसिक वैल्यू ये सब चीज़ें समझा, होपफुली आप सभी को समझ में आया हो। एक फिड्यूशियरी मनी नाम का टर्म है, इसको ये कहते हैं कि आप शुरू के समय में क्या होने लग गया कि जब सिक्के यूज़ में होते थे, तो लोग क्या करते थे कि एक जगह से सिक्के को दूसरी जगह ले जाना क्या होता था, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। क्योंकि क्यों भाई, बहुत ज़्यादा भारी नहीं हो जाएगा बल्कि टू कैरी। तो लोग क्या करने लग गए कि मान के चलो बेंगलोर में लोगों किसी को सिक्के पहुंचाने हैं, दिल्ली में पैसा देना है, तो वो इतना ज़्यादा भारी पैसा जो लेके जाएगा, इसके बदले वो क्या करते थे कि कुछ लोग धंधा खोल लिए कि पेपर, एक काम करो कि तुम सिक्के उनको दे दो, वो उसके बदले एक पेपर का रिसिप्ट आपको दे देंगे, ठीक है, कि ये लो, आपने 10,000 सिक्के दिए तो ये लो 10,000 का रिसिप्ट, आप जो है आप दिल्ली भेज दो। तो वो भाई एक रिसिप्ट ले जाना आसान हुआ, तो दिल्ली में जिस व्यक्ति को पैसा देना था तो वो रिसिप्ट दे देता था, और वो रिसिप्ट वो जो यहाँ पे कोई आदमी जो था जिसने दिया था, उसका दूसरे आदमी को दे देता था और वहाँ पे उसको सिक्के मिल जाते थे। तो ये जो चीज़ है वो अभी हम मॉडर्न इंडिया में हवाला कहते हैं ना, हवाला के ज़रिए आपने सुना होगा कि वो भेजा जा रहा है पैसे। तो यानी एक जगह पे पैसा ले लेना और दूसरी जगह पे उसका दूसरा आदमी दे देगा। इसको हम फिड्यूशियरी मनी कहते थे। ये लोग एक्सेप्ट करने लग गए क्योंकि भाई बहुत सारा इशू आ गया था। लेकिन अब एक तरह से भाई ये भी बैन ही है फिड्यूशियरी मनी ना। अब हम समझते हैं, पेपर मनी पे आते हैं हम। पेपर मनी क्या होता है? पेपर मनी जैसे मैंने बताया, इंट्रिंसिक वैल्यू खुद की उस पेपर की नहीं होती है। पेपर मनी के बाद हम समझते हैं फियाट मनी। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है फियाट मनी, इसको बहुत ध्यान से समझना। फियाट मनी होने के लिए 2 कंडीशन साइमल्टेनियसली होना चाहिए। 2 कंडीशन कौन-कौन से? पहला तो कोई भी जो मनी होना चाहिए वो फिजिकल फॉर्म में हो, डिजिटल फॉर्म में हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? एक तो किसी फॉर्म में होना चाहिए, एग्ज़िस्ट करना चाहिए। दूसरा, उसको किसी किंग या क्वीन या गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक द्वारा इश्यू किया गया हो, तो उसको हम कहते हैं क्या, कि वो फियाट मनी है। तो अभी हम समझते हैं कि हमारा जो एक तरह से रुपी है, उसको एक तरह से आपको पता है कि वो फिजिकल फॉर्म में है, ठीक? उसको किसने इश्यू किया है? सेंट्रल बैंक, हमारे गवर्नमेंट, इन सब ने इश्यू किया है, तो वो क्या हो गया? फियाट मनी हो गया। और बाकी मनी का भी हम समझते हैं कि कौन-कौन से होते हैं। अब एक और कुछ फैक्ट्स है, इस सबको आपको बता देता हूँ कि फैक्ट्स किसको कहते हैं। कौन-कौन से फैक्ट्स हैं। आप सभी को कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ कि हमारी जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो 1000 तक के सिक्के इश्यू कर सकती है। ये सरकार को एक पावर दिया गया कॉइनेज एक्ट 2011 के हिसाब से। प्रेज़ेंटली सिर्फ़ 50 पैसे का ही सरकार कॉइन इश्यू करती है। 50 पैसे से नीचे के जो कॉइन है वो लीगल टेंडर नहीं है। इस पे भी हम डिस्कस करने वाले हैं कि लीगल टेंडर क्या होता है। सरकार ₹1 का नोट भी इश्यू कर सकती है, उसको लेकिन साइन किया किसने किया है? फाइनेंस सेक्रेटरी साइन होते हैं, वहाँ पे आरबीआई के गवर्नर का साइन नहीं होता है। आरबीआई ₹1 के नोट और सिक्कों के अलावा सब कुछ इश्यू कर सकता है, सारे करेंसी। ये आरबीआई को पावर है, आरबीआई एक्ट 1934 के में मिला हुआ है, ठीक है? हर एक कॉइन को इश्यू किया जा सकता है और सरकार कर सकती है, लेकिन सारे कॉइन और ₹1 का नोट छोड़ के बाकी सब जो है कौन इश्यू कर सकता है? आरबीआई इश्यू कर सकती है, ठीक है? कॉइन पे और ₹1 के नोट पे फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन होता है, बाकियों पे आरबीआई का नोट्स पे साइन होता है। तो ये आप सभी को पता चल गया होगा। फिर लीगल टेंडर, जैसा कि मैंने कहा, उसको समझते हैं। लीगल टेंडर क्या होता है? लीगल टेंडर होने के लिए भी 2 कंडीशन है, ठीक है? इंपॉर्टेंट टॉपिक समझिएगा ध्यान से। लीगल टेंडर, पहला कंडीशन कि वो फियाट मनी होना चाहिए। फियाट मनी होने के लिए भी 2 कंडीशन था कि या तो वो जो है पेपर में हो, डिजिटल में हो, वो हो। उसके अलावा दूसरा कंडीशन क्या था, याद कीजिए? दूसरा कंडीशन ये था कि गवर्नमेंट या कोई भी सेंट्रल बैंक या किसी के द्वारा वो इश्यू किया गया हो। दूसरा, लीगल टेंडर होने के लिए फियाट मनी होना चाहिए और लीगली वैलिड होना चाहिए हर एक ट्रांजैक्शन के लिए, यानी कि दूसरी जो पार्टी है वो मना नहीं कर सकती उसको लेने के लिए। अदर पार्टी कांट रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट, वो हो गया लीगल टेंडर।
तो ये दोनों टर्म इंपॉर्टेंट थे, इसी टर्म्स के बेसिस पे हम आगे बहुत सारी चीज़ें समझने जा रहे हैं। आप सभी को पता होगा कि जो नोट्स डिमोनेटाइज हुए थे 500 और 1000 के, वो इस समय लीगल टेंडर नहीं है, यानी कि वो फियाट मनी अभी भी हैं। फियाट मनी है क्यों? क्योंकि वो इशू तो किया गया था ना भाई फिजिकल फॉर्म में। दूसरा, किसने इशू किया था? हमारी सरकार ने इशू किया था, सेंट्रल बैंक ने इशू किया था, तो फियाट मनी हुआ ना, वो दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है ना। लेकिन लीगल वेंडर क्यों नहीं है अब? लीगल वेंडर इस वजह से नहीं है कि जो सरकार ने अब क्या किया, उसको लीगल टेंडर होने से मना कर दिया, यानी जो सेकंड पॉइंट है कि अब वो लीगली वैलिड नहीं है ट्रांजैक्शंस के लिए, इस वजह से वो लीगल टेंडर नहीं रहा। हम समझते हैं, जो सर ने चार्ट बना के अच्छे से दे रखा है, इसमें आप देख सकते हैं कि चाहे वो इंडियन रुपी हो, कॉइन्स हो, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, वो भी हम आगे देखेंगे, वो सब क्या है, फिजिकल फॉर्म में है। क्या सेंट्रल बैंक ने इशू किया है? किया है। क्या ये फियाट मनी है? तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, तो फियाट मनी है। आगे देखिए, लीगली वैलिड, क्या कॉइनेज एक्ट और इन सब के हिसाब से क्या लीगली वैलिड है? बिल्कुल है। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्या लीगल टेंडर हुआ? बिल्कुल हुआ। मतलब ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, तो लीगल टेंडर हो गया। डिमोनेटाइज जो 500,000 के नोट थे, क्या फिजिकल फॉर्म में था? सरकार ने इशू किया था? किया था। क्या वो जो फियाट मनी हुए? बिल्कुल हुए, क्योंकि ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं, तो फियाट मनी भी हुआ। क्या वो लीगली वैलिड रहा? नहीं रहा। सरकार ने मना कर दिया कि भाई अब से वो नोट नहीं चलेगा, तो क्या वो लीगल टेंडर रहा? नहीं रहा ना। डॉलर, युआन फिजिकल फॉर्म में है, किसी सरकार ने ही इशू किया, फियाट मनी है? बिल्कुल है। क्या वो इंडिया में लीगली वैलिड है? नहीं है, इंडिया में नहीं चल सकता ना, इसलिए क्या वो लीगल टेंडर नहीं है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल, ये तो एक तरह से फिजिकल फॉर्म में है, लेकिन क्या ये करेंसीज हैं? नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट ने इशू ऑफकोर्स किया है, तो ये फियाट मनी भी नहीं हुए, लीगली वैलिड भी नहीं हुए, लीगल टेंडर भी नहीं हुए। मतलब गवर्नमेंट जो अपने बॉन्ड सिक्योरिटीज इशू करती है, वो एक तरह के रुपए नहीं हुए, वो तो इंस्ट्रूमेंट्स हुए। चाहे वो चेक हो गया, एटीएम कार्ड हो गया, ये सब फिजिकल फॉर्म में है, लेकिन क्या है, वो रुपए नहीं है, वो ना, वो तो एक तरह के पैसा देने का इंस्ट्रूमेंट्स है। तो वो क्या सेंट्रल बैंक ने इशू किया था? सरकार ने इशू किया है। चेक को जो है कौन इशू करता है? बैंक वैंक ये सब, शेयर बॉन्ड को कौन इशू करता है? ये तो प्राइवेट प्ले इशू करते हैं ना शेयर्स को। तो वो एक तरह से इशूड नॉट बाय किंग, इन सब के भी सरकार द्वारा इशू नहीं किया जाता है, तो वो फियाट मनी भी नहीं हुआ, लीगली वैलिड भी नहीं हुआ, लीगल टेंडर भी नहीं हुआ। कुछ भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछेगा। होपफुली आप सभी को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। मैं बहुत आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत धीरे-धीरे भी। उसके अलावा बिटकॉइन की बात करें तो भाई फिजिकल फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में है, बिल्कुल है। सरकार ने इशू किया है? नहीं किया है। तो फियाट मनी हुआ? नहीं हुआ। प्रेज़ेंट में क्या लीगली वैलिड हुआ? लीगल टेंडर हुआ? नहीं हुआ। इंडिया में लीगल टेंडर नहीं है। तो बिटकॉइन फियाट मनी भी नहीं है, ना कि लीगल टेंडर। हाँ, एक देश है एल सल्वाडोर, उसने जो है उसको मान्यता दे दिया कि भाई हमारे यहाँ चलेगा, तो वो उनका देश का प्रॉब्लम है, अपना देश में वैलिड नहीं है। अब समझते हैं कॉमेमोरेटिव कॉइन क्या होता है। कॉमेमोरेटिव कॉइन, आप सभी को ध्यान होगा कि समय समय पर सरकार जो है किन्हीं की याद में कुछ सिक्के लॉन्च करती है, कि ये उनकी याद में, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में 100 रुपये का एक सिल्वर कॉइन लॉन्च किया गया था ना। और तो वो फिएट मनी होते हैं, लेकिन वो क्या लीगल टेंडर होते हैं? नहीं होते हैं। उनको आप ऐसे नॉर्मली डे टू डे टास्क में यूज़ नहीं कर सकते हो खरीदने के लिए। लेकिन हाँ, सरकार चाहे किसी सिक्के को कह दे कि भाई इसको आप यूज़ कर सकते हो, तो वो लीगल टेंडर होगा। जैसे कुछ आपने देखे होंगे, कुछ बाबा और या कुछ आपको पता होगा कि वैष्णो देवी या इन सब के आपको पिक्चर्स के 10 रुपये के सिक्के पे आपको मिलता है। तो वो सरकार कह देती है उन पर्टिकुलर सिक्के के लिए, हाँ, ये आप ट्रांज़ैक्शन में चला सकते हो, तो वो लीगली टेंडर होते हैं। लेकिन जनरली अगर आपसे पूछा जाए तो कॉमेमोरेटिव कॉइन लीगली टेंडर नहीं होते हैं। ठीक, इतना सब कुछ आया समझ में? आगे तो इसमें जो है कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है, इसमें बस एक चीज़ है कि चेक और क्रेडिट कार्ड से हम, सर ने समझा रखा है कि ये फियाट मनी लीगल टेंडर क्यों नहीं। मैंने आप सभी को बताया कि ये सब खुद ही इट्स दिस इज नॉट द मनी, ये एक तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना। चेक आप किसी को जमा करते हो बैंक में जाके, तो आपको उसके बदले पैसे मिलते हैं, वो खुद ही पैसा नहीं है। आप दुकान पे जाके आप खरीद नहीं सकते हो कि सामान, ये लो भाई चेक, मेरे को 2 कप कॉफ़ी दो, नहीं। ठीक है, आप बैंक में जाओगे, जमा करवाओगे, आपको पैसा मिलेगा उसके बदले में। तो सब कुछ समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को पॉज करके ये चार्ट देख सकते हैं, जो कि भी मैंने समझाया वो सब इस चार्ट में लिखा हुआ है। लीगल टेंडर और लिमिटेड लीगल टेंडर और अनलिमिटेड लीगल टेंडर भी समझते हैं हम क्या होता है। तो देखो भाई, इसको लिमिटेड लीगल टेंडर किसको कहते हैं? लिमिटेड लीगल टेंडर कहते हैं हम कि जो दूसरी पार्टी है वो एक लिमिट के बाद रिफ्यूज़ कर सकती है लेने के लिए। जैसे कि सिक्के हो गए,
अब सोचो कि सिक्के लीगल टेंडर हैं, लेकिन आप किसी दुकान में पहुँचोगे भाई 1 लाख के सिक्के लेके, तो उनको कितना ज़्यादा दिक्कत होगा गिनने में, एक तरह का हैरेसमेंट हुआ ना दुकान वालों के लिए। तो इस वजह से सरकार ने कुछ नियम बना रखे हैं कि क्या, कि आप जो है 1000 से ज़्यादा के सिक्के, ₹1 के, आप जो है यूज़ नहीं कर सकते हो एक बार में। 50 पैसे के सिक्के आप 20, मतलब कि मुश्किल से ₹10। हाँ, एक चीज़ आपको बता दूँ, 50 पैसे का जो सिक्का अभी भी लीगल टेंडर है। आप कहेंगे इस समय क्यों नहीं है मार्केट में? वो अलग बात है, नहीं है, दुकान वाले नहीं लेते हैं, लेकिन वो लीगल टेंडर है, आप कंप्लेन करोगे तो लेना पड़ेगा, ठीक है? तो ये ज़्यादा क्वांटिटी अगर आप सिक्कों की दोगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा ना गिनने में। इस वजह से ये क्या है, लिमिटेड लीगल टेंडर है। अब समझते हैं हम अनलिमिटेड लीगल टेंडर की, जैसे कि नोट्स हो गए, आप जितना चाहे उतना यूज़ कर सकते हो भाई, अनलिमिटेड है ना। आपको अगर 10,000 रुपये देने हैं तो 2-2 हज़ार के आप 5 नोट दे दो, या जितने भी चाहे भी आप नोट्स में यूज़ कर सकते हो। आरबीआई एक्ट 1934 के हिसाब से हर एक बैंक नोट जो है वो लीगल टेंडर है इंडिया में। लेंडर, देने वाला जो है लेने वाला जो है वो जो है मना नहीं कर सकता है लेने से, ठीक है? लेंडर कहते हैं उसको। लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो भाई देखो, सरकार ने ये भी कह रखा है फाइनेंस एक्ट 2017 के हिसाब से कि कैश ट्रांजैक्शन 2 लाख से ऊपर नहीं करना चाहिए। नहीं कर सकते आप, क्यों नहीं कर सकते हो? कि मतलब समझो कि किसी पे ब्लैक मनी होगा, वो जाके ज़्यादा पैसा कैश में ही दे देगा, तो ये तो नुकसान है ना। तो डिस्करेज करना ब्लैक मनी को, डिजिटल ट्रांजैक्शन जिससे बढ़े, तो इन सब के लिए सरकार ने कह रखा है कि 2 लाख से ज़्यादा का आप जो है कैश मनी यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन क्वेश्चंस के लिए आपको ध्यान रखना है कि ये भी अनलिमिटेड लीगल टेंडर के श्रेणी में फिर भी आता है, ठीक है? लिमिटेड में नहीं आता है। क्यों आता है, मतलब इसके अलावा भी तो ये सभी चीज़ों के लिए भाई आप केस वेस कर सकते हो कि भाई फिर आपने इसको अनलिमिटेड लीगल टेंडर क्यों कहा ना, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आगे हम बढ़ते हैं। तो देखो दोस्तों, इन सब के बेस पे मैंने जैसे कि कहा था कि क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर ने अपने खुद में ही इसमें दे रखे, तो हमारे साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर होता रहेगा। इसमें हम बात करें, विच करेक्टली डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर। क्या डिस्क्राइब करता है लीगल टेंडर का, भी हमने पढ़ा। पहला ऑप्शन पढ़िए कि जो द मनी विच इज टेंडर्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ टू डिफरे द लीगल केस, सब के लिए हम पैसा दें उसको कहेंगे द मनी विच अ क्रेडिटर अंडर कंपल्सन टू एक्सेप्ट इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। जो भाई कंपल्सन में है क्रेडिटर, वो क्रेडिटर कांट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट। ऑफ कोर्स ये इसका आंसर हो गया, अभी हमने पढ़ा कि द मनी चेक फॉर्म में है या मेटेलिक मनी सर्कुलेशन में, ये नहीं हुआ ना। बेस्ट जो ऑप्शन हुआ क्या हुआ, ये वाला हुआ, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो अगला क्वेश्चन, इन इंडिया द मिनिमम जो डिनोमिनेशन कॉइन एक्सेप्टेबल फॉर अ ट्रांजैक्शन इज 50 पैसा। क्या इंडिया में मिनिमम जो डिनोमिनेशन है वो 50 पैसे है, एक्सेप्ट किया जा सकता है। 50 पैसे से नीचे लीगल टेंडर नहीं है। 5 सेकंड का पॉज, आप सभी आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, क्या इसका आंसर होगा, अभी मैंने बताया था आप सभी को। तो अब इसका आंसर बताता हूँ मैं आप सभी को। मैंने जैसे कि बताया 50 पैसे का अभी भी क्या है, वो लीगल टेंडर है, इसके नीचे के नहीं है। 50 पैसे के नीचे लीगल टेंडर नहीं है, तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो गया, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हो गया, ठीक है। अगला कुछ हम समझते हैं कि आरबीआई ने ब्लाइंड लोगों के लिए जो है करेंसी, आपके जो न्यू सीरीज़ है, मतलब 2016 के बाद जो डिमोनेटाइजेशन हुआ उसके बाद आपको पता है नए नोट्स आ रहे हैं, उसमें कुछ खासियतें हैं, जैसे कि प्रिंटिंग जो है उसकी थोड़ी रेज्ड की गई है, ताकि छू के भी कुछ जो लोग अंधे हैं देख नहीं सकते वो पता लगा सके कि ये किसका नोट है, 20 का है, 50 का है, 100 का है, ठीक है। उसके अलावा 2020 में आरबीआई ने मनी ऐप भी लॉन्च किया था, मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर, मतलब स्कैन करके वो बता देता था कि ये इतने रुपए का नोट है। हाँ, ठीक है, लेकिन उसमें फेक करेंसीज वगैरह पता नहीं चल पाती थी, तो जो लोग सुन भी नहीं सकते वो भी उनसे वाइब्रेशन से पता चल जाता था। तो ये कुछ कदम सरकार ने उठाए थे, आरबीआई ने उठाए थे। अब कुछ करेंसी रिलेटेड जनरल नॉलेज है जो कि यूपीएससी में काम का नहीं है, बाकी एग्जाम्स में काम का है। जैसे कि आपको पता है नोट का जो फ्रंट साइड होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑबवर्स कहते हैं। यस, फ्रंट साइड को क्या कहते हैं, ऑबवर्स कहते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ, जो न्यू रुपी का सिंबल है वो आपको पता है, ये न्यू रुपी का सिंबल है वो किसने डिज़ाइन किया था, ये डी उदय कुमार प्रोफेसर आईआईटी गुवाहाटी के, उन्होंने इसको डिज़ाइन किया है। नेशनल जो हमारा सिंबल है, लॉयन एम्बलम, सारनाथ पिलर, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश से लिया गया, सत्यमेव जयते मुंडिका उपनिषद से लिया गया। ये सब हिस्ट्री में पढ़ेंगे हम। उसके अलावा मिंट कहते हैं, आपको पता है मिंट किसको कहते हैं, मिंट कहते हैं जो भी कॉइन बनाने वाली फैक्ट्री होती है उसको मिंट कहते हैं। कोलकाता में जो है सरकार ने 2020 में कहा था कि हम म्यूजियम बनाएंगे इन सब का। तो ये सब चीज़ें फैक्ट्स हो गई। अब बात आती है क्या,
आई प्रॉमिस टू पे द बियरर, इसका मतलब क्या होता है? आप सभी को पता होगा कि ये लिखा रहता है नोट पे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब दोस्तों ये होता है, देखो कॉलोनियल पीरियड में क्या होता था, समझाता हूँ आप सभी को। कॉलोनियल पीरियड यानी कि आज़ादी से पहले का जो समय होता था, उसमें क्या होता था कि हर एक, जैसे कि $1 था यूएस डॉलर, उसके बदले 14 ग्राम ऑफ लगभग गोल्ड एक्सचेंज किया जा सकता है। यानी कि अगर आप $1 लेके जाएंगे उनके बैंक में, तो वो आपको उसके बदले 14 ग्राम ऑफ गोल्ड दे देते थे। मतलब वो करेंसी जो थी वो बैक्ड बाय गोल्ड थी। मतलब सरकार ने कहा था कि हमारे पास 14 ग्राम गोल्ड होगा तो हम $1 इशू करेंगे। ठीक है, वैसे 1 ब्रिटिश पाउंड जो था 73 ग्राम ऑफ गोल्ड था। लेकिन इसमें प्रॉब्लम थी कि भाई गोल्ड की सप्लाई तो लिमिटेड है, तो हम लिमिटेड नंबर ऑफ यूएस डॉलर ही प्रिंट कर सकते हैं ना। तो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए उन लोगों ने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया। मॉडर्न टाइम्स में बात करें तो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि इतने ग्राम गोल्ड से लिंक होगा या कुछ ऐसा। मॉडर्न टाइम्स में सिंपल ये है कि इस प्रॉमिस का मतलब कि भाई अगर 2000 के नोट पे प्रॉमिस लिखा हुआ है, उसका मतलब ये है कि अगर आप 2000 का नोट फट जाए, कुछ हो जाए उसके साथ, चोरी-वोरी ना हो जाए, मतलब कैसे भी तरीके से 2000 का नोट अगर आपके पास है, तो अगर आप बैंक में जाओगे किसी भी समय में, आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, अगर वो लीगल टेंडर रहा, तो सरकार उसके बदले आपको हो सकता है 500 के 4 नोट दे दे। वो भी तो उसकी वैल्यू भी तो 2000 ही हुई ना। तो ये प्रॉमिस है, समझे आप? कि सरकार जो कहती है, आरबीआई जो गवर्नर का प्रॉमिस है वहाँ पे कि आई प्रॉमिस टू द बियरर, उसका मतलब ये होता है। करेंसी नोट्स पे जीरो इंटरेस्ट, यानी कि अगर आप 2000 का नोट है 5 साल बाद लेके गए बैंक में कि भाई मेरे को ये फट गया है, आप इसको एडजस्ट करो, तो उसके बदले आपको 500 का 4 दे दिए। लेकिन उस समय का जो इन्फ्लेशन चल रहा होगा उसके हिसाब से थोड़ा ना एडजस्ट करके देगी आपको बैंक। 500 का 4 नोट आपको सिंपल पकड़ा देगी। कोई भी लेके जाएगा उसको सरकार दे देगी। 2000 का नोट, उस पर नाम थोड़ा ना लिखा था कि वो आपका है कि या किसी और का है। ठीक है, तो ये फीचर्स हो गए। ठीक है, उसके अलावा तो अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है डीमोनेटाइजेशन ऑफ फिएट मनी। तो आप सभी को याद होगा 2016 में सरकार ने डीमोनेटाइजेशन किया था। डीमोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि लीगल टेंडर हटा देना करेंसी नोट से। मतलब इसका आप ये भी समझ सकते हो कि सिंपल सा कि करेंसी नोट है उसको हमको मार्केट से निकालना है, हटाना है, विड्रॉ करना है। इसके पीछे कारण क्या था? तो सरकार ने 4-5 अपने तर्क दिए थे कि ब्लैक मनी जो है वो घटेगा, करप्शन घटेगा, टेरर फाइनेंस कम होगा, जो फेक नोट्स मार्केट में आ गए थे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो ये कुछ रीजंस तो सरकार ने दिए थे। अब कितना फ़ायदा हुआ तो वो तो सरकार ही बताएगी, लेकिन डीमोनेटाइजेशन आपको पता चलेगा, सिर्फ और सिर्फ लीगल टेंडर उसमें हटाया जाता है। अब जो क्वेश्चन लोगों के मन में था कि 2000 का नोट अभी आप देखते होंगे मार्केट में नहीं दिखता है वो, तो इसके पीछे का क्या रीज़न था? क्या उसका डीमोनेटाइज हो गया वो? तो नहीं। अब इसको आप समझिए। पहले तो डिसकंटिन्यू क्यों हो गया उसका रीज़न ये है, सरकार जो देती है कि सरकार ने कहा कि भाई हमने 2000 का नोट छापा ही इसलिए था कि उस समय अगर हम सबको 500 के या 100 रुपए के नोट देते डिमोनेटाइजेशन के बाद, तो भाई बहुत सारे नोट्स देने पड़ जाते। तो हमने एक बड़े करेंसी, बड़े वैल्यू का 2000 वैल्यू का एक नोट निकाला था। तो ये टेम्पररी ही हमने प्रिंट किया था कि हमको पता था कि आगे जाके हमको इसको मतलब रोकना है। दूसरा था कि शॉर्टेज हो गया एक तरह से। ठीक है, मतलब क्योंकि आगे हमने उन्होंने प्रिंट ही नहीं किया डिमोनेटाइजेशन के बाद। और इसका यूज़ फ्रीक्वेंटली नहीं किया जाता क्योंकि बड़े डिनोमिनेशन का नोट है, तो 2000 का नोट का आपको छुट्टा मार्केट में इतनी जल्दी नहीं मिलता था। तो फ्रीक्वेंटली इसका यूज़ नहीं किया जाता था। उसके अलावा जो 4-5 साल में पेपर की क्वालिटी भी ख़राब हो गई क्योंकि सरकार ने नए नोट छापे नहीं। तो इन सब कारणों की वजह से सरकार ने 2000 के नोट को डिसकंटिन्यू कर दिया एज़ अ, लेकिन लीगल टेंडर ये अभी भी बना हुआ है। इसको आप समझो, ये डीमोनेटाइज़ नहीं हुआ है। सरकार ने कुछ दिनों का टाइम दिया कि आप जो है बैंक में आइए, उसको जमा करवा लीजिए, एक्सचेंज करवा लीजिए 100, 50, 500 इन सब की वजह से। इसकी मतलब कोई लिमिट नहीं था, जितना भी आपके पास पैसा है आइए और आप जमा करवा लीजिए। तो इसके लिए आरबीआई सबसे क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या इसका लीगल टेंडर हट गया या नहीं हटा है? तो आरबीआई जो गवर्नर है उन्होंने क्लैरिफाई किया था कि ऐसा कोई अभी आइडिया नहीं है, इसको डिमोनेटाइज नहीं किया गया। इसका मतलब ये है कि अगर अभी भी आपके पास 2000 का नोट है तो ऐसा नहीं है कि आपको भाई जेल में बंद कर दिया जाएगा कि आपने ऐसा नोट रखा है। स्टिल वो लीगल टेंडर है। ठीक है, स्टिल वो लीगल टेंडर है, बस मार्केट में चलता नहीं है, मार्केट में चलता नहीं है। तो देखो, मैंने आप सभी को बताया था लीगल टेंडर क्या था? अदर पार्टीज कांट रिफ्यूज़ नॉट टू एक्सेप्ट इट। लेकिन इस केस में अदर पार्टी रिफ्यूज़ कर रही है क्योंकि एक तरह से इस चीज़ को आप समझो, सरकार ने ही मना किया हुआ कि अब भाई हमको दे दो ना, कि सरकार को एक तरह से इसको मार्केट से हटाना है। ठीक है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि 2000 का नोट है वो अभी भी लीगल टेंडर है, बस
सर्कुलेशन से विड्रॉन करने के लिए सरकार कह रही है कि वापस हमको दे दो। इसका भी कुछ टाइम पीरियड सरकार ने दिया था, जो कि अब शायद चला गया है कि इतने दिन में आप वापस कर सकते हो। ठीक, सारे मैंने रीजंस बता दिए, ट्रांजैक्शन, शॉर्टेज ऑफ करेंसी, ये सब थे। ठीक, आगे अब हम चलते हैं। तो ये ईरानियन करेंसी ये सब काम का हम नहीं था। आगे जो अगला टॉपिक है हमारा वो है बैंक मनी, जिसको हम डिपॉजिट मनी भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम समझते हैं। तो गाइस, चेक जो होता है ना, वो भी एक तरह का क्या होता है, टूल होता है, इंस्ट्रूमेंट जिसको आप कह सकते हो, जिसके जरिए आप पैसे का लेन देन करते हो। ठीक है, ये एक्चुअल मनी नहीं है। ठीक है, दीज आर नॉट द एक्चुअल मनी, एक तरह के इंस्ट्रूमेंट है ये। चेक में 3 पार्टीज होती हैं। ये कुछ फैक्ट्स हैं, टर्म्स है। एक जो सेंड करने वाला उसको कहते हैं ड्रॉअर, जो बैंक होता है उसको कहते हैं ड्रॉई, और जो रेसिपिएंट होता है उसको कहते हैं पेई। जो निकालने वाला है उसको कहेंगे पेई, जो मिडिल मैन है बैंक है उसको कहेंगे ड्रॉई, जो सेंडर है उसको कहेंगे हम ड्रॉअर, मतलब जिसने भेजा है। टाइप चेक जो होते हैं 3 तरीके, मतलब बहुत सारे तरीके के होते हैं। जो मेन एक है स्टेल, कि अगर तो चेक 3 महीने के अंदर आपने नहीं निकाला उसको कहते हैं स्टेल हो जाना। ठीक है, वो अब काम का नहीं होगा। पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक में एक स्पेसिफिक डेट भेजने वाला मेंशन कर देता है कि आप जो है मान के चलो कि 10 जनवरी के बाद निकाल सकते हो ना, तो वो पहले ही भेज देते हैं। इस बीच में क्यों नहीं निकाल सकते, कि हो सकता है भाई उसके बैंक अकाउंट में पैसा ना हो इस बीच में निकालने के लिए। ठीक है, उसका अलावा आप सभी ने अगर चेक देखा हो अपने मम्मी पापा को देते हुए, तो क्रॉस का निशान लगा देते थे वो, और उस पर लग देते थे पेई के लिए। इसका मतलब ये होता था कि अगर जो चेक है कोई और जाके जमा करके अपने बैंक अकाउंट में पैसा ना निकाल ले, इसके लिए ये क्रॉस किया जाता है, ताकि जो पेई है जिसके नाम पे वो चेक है, सिर्फ और सिर्फ उसी के अकाउंट में वो पैसा निकल सकता है और किसी के अकाउंट में नहीं। ठीक है, तो उसके लिए वो चेक वैक करके कि आप ही हो उसके रिगार्डिंग उनको पैसा दे दिया जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं आईएफएससी कोड, आप सभी ने सुना होगा। ये एक तरह के जैसे आपका पिन कोड होता है ना एरिया का, कि इतना या इतना, तो बैंक के भी कुछ ब्रांच के पिन कोड होते हैं, उनको एक तरह से आईएफएससी कोड कहते हैं, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये एक अल्फा 11 डिजिट का नंबर होता है। ठीक है, जिसमें नंबर और डिजिट दोनों होते हैं। MICR कोड, तो ये एक तरह का जो आप समझ सकते हैं, सरकार ने एक मैग्नेटिक इंक यूज़ किया ताकि फ्रॉड इन सब से बचा जा सके, जेन्युइनिटी चेक किया जा सके। तो बस इससे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम समझते हैं, आप सभी ने डीडी या ओवरड्राफ्ट के बारे में सुना होगा, इसको हम समझते हैं। देखो, ओवरड्राफ्ट क्या होता है, एक तरह का टेम्प्रेरी लोन होता है। मतलब अगर आपके बैंक में समझो सिर्फ 5,000 रुपये थे, लेकिन आपको काम है कितने का, 15,000 का, तो आप जो है 10,000 तक का ओवरड्राफ्ट ले सकते हो। ये हर एक बैंक प्रोवाइड नहीं करते। जैसे कि प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट जो योजना के तहत जो अकाउंट खोले गए, उसमें 10,000 तक का एक तरह का लोन मिलता है शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, तो जो वैसे लोन जो होते हैं वो लॉन्गर टर्म के लिए होता है। ओवरड्राफ्ट को आप कह सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए एक तरह से लोन है। अब समझते हैं डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, ये एक तरह का बाउंस नहीं होगा। चेक जो है बाउंस हो सकता है, उसके रिगार्डिंग आप कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन डिमांड ड्राफ्ट बाउंस क्यों नहीं होता है, क्योंकि डिमांड ड्राफ्ट बैंक आपको तभी देता है जब आप उसके बदले पैसा जमा करो। यानी कि अगर आप कॉलेज में हो, कॉलेज में आपको 10,000 रुपये की फीस जमा करनी है, कॉलेज कहता है क्या, कि आप डिमांड ड्राफ्ट लेके आइए, तो आप बैंक जाओगे, बैंक में 10,000 रुपये जमा करवाओगे। ठीक है, बैंक आपको 10,000 का DD देगा, और वो DD आप जाके कॉलेज में जमा करवा लोगे। तो क्या हो गया, एक तरह से पहले ही आप उसका पैसा दे चुके हो। तो कॉलेज जो है जब DD जमा कराएगा बैंक में, तो उसको आपको पैसे मिल ही जाएंगे, क्योंकि आप पहले से ही जमा करवा चुके हो, ये बाउंस नहीं होगा। तो भाई आप क्यों ना डायरेक्ट ही कॉलेज को पैसा दे दो 10,000 रुपये। हाँ, आप दे सकते हो, कुछ कॉलेजेस में DD मांगते ही मांगते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। तो NPCI का चेक ट्रांकेशन सिस्टम, NPCI भी हम समझने वाले हैं आगे। तो पहले हम CTS समझ लेते हैं, और पॉजिटिव पे मैकेनिज्म। मतलब ये कुछ मैकेनिज्म है जिसके वजह से जो है, मतलब कुछ घोटाला ना हो। अब इतना समझो, सरकार कुछ ऐसे कदम उठाती है, जैसे कि चेक CTS में क्या होता था कि अगर आपको जो है कि आपने क्या किया, चेक किसी को दिया 50,000 का। ठीक है, 50,000 का चेक देने के बाद हो सकता है कि वो आदमी एक पीछे 0 लगा ले, बैंक में जमा करवा दे और इतने पैसे निकाल ले ना, हो कुछ ऐसा फ्रॉडरी किया जा सकता था ना। लेकिन CTS में क्या हो गया कि अगर आपने मान के चलो SBI में का मतलब चेक दिया है, ठीक है, तो उसका जो कॉपी है वो पोस्ट और कोरियर के माध्यम से जो है पहले भेजा जाता था। लेकिन अब क्या है कि बैंक जो है वो एक दूसरे को फ़ोटो शेयर कर देते हैं चेक का, कि ये देखो, ये मेरे पास ये चेक आया है। ठीक है, और सामने वाला कह देता है हाँ ठीक है, ये चेक का पैसा आप मेरे को ट्रांसफ़र कर दीजिए। पॉजिटिव पे मैकेनिज्म में क्या होता है, एक स्टेप आगे, सिंपल
चीज़ों में समझिए, हो सकता है आपको समझ में ना आए, सिंपल तरीके से समझिए कि अगर मान के चलो पर्सन ए है, ठीक है? उसने पर्सन बी को चेक दिया, ठीक है? चेक दिया। अब क्या होगा कि मान के चलो पर्सन बी ने जो है उसका अकाउंट तो एसबीआई में था और पर्सन बी जो है वो समझो एक्सिस बैंक में चेक जमा करवाने के लिए जाता है। तो जो पर्सन ए था उसने क्या किया, चेक तो बी को दे दिया, साथ-साथ चेक का एक फ़ोटो लेके भी एसबीआई को भेज दिया या ईमेल भेज दिया कि भाई मैंने इसको सिर्फ़ 10,000 रुपए का ही चेक दिया है, इससे ज़्यादा रुपए मत दे देना। ठीक है, ये पहुँच गया। अब जो एक्सिस बैंक वाले के पास वो बंदा आएगा ना चेक जमा करवाने के लिए, बी जो आएगा कि भाई मुझको चेक मिला है, पैसा आप मेरे को दे दो। तो एक्सिस बैंक भी उसका फ़ोटो लेके चेक का वो एसबीआई को भेज देगा कि ये देखो भाई इतने रुपए का ये पैसा माँग रहा है। एसबीआई क्या करेगा, दोनों को मिला के देखेगा कि हाँ भाई ये देखो 10,000 रुपए का इसने बोला था, 10,000 रुपए का ही चेक है, अब ये पैसे रिलीज़ कर देगा एक्सिस को और एक्सिस इस बी वाले को दे देगा। इससे क्या होगा, फ्रॉड नहीं होगा, बस इतना समझ लो आप। ये था पॉजिटिव पे मैकेनिज़्म, ठीक। अब जो है क्या हो गया है कि सेटलमेंट, आपको पता होगा कि चेक अगर आपने जमा करवाया हो तो 1 से 2 दिन लग जाते हैं बैंक अकाउंट में पैसे आने के लिए। लेकिन अब 2024 में रिफ़ॉर्म लिया गया, अब कुछ घंटों में ही पैसे आ जाते हैं। ये सरकार ने कुछ रिफ़ॉर्म किया है, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑन रियलाइज़ेशन सेटलमेंट कहते हैं, ठीक है। पहले T+1 सेटलमेंट होता था, मतलब जिस दिन दिया उसके 1 दिन बाद का लगभग। अब सरकार का देखो, अभी आप ना हर चीज़ में आरबीआई देखते हो, डिजिटली किसी चीज़ में, तो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 जो 2007 था, उसमें आरबीआई को पावर मिला हुआ है कि आप ये सारे कार्ड, ये पेमेंट रिलेटेड, डिजिटल पेमेंट रिलेटेड जो भी है वो आरबीआई रेगुलेट करेगा। अब जो नया टर्म है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, इसको समझो। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। ये एक तरह का बैंकिंग सॉफ्टवेयर है जो सारे बैंक्स को सेंट्रलाइज करता है। आप खुद सोचो ना कि आपने बैंक में 10,000 रुपये जमा करवाया और आपके जो है फ़ोन पे दिख गया, फ़ोन के ऐप, मतलब बैंक का जो ऐप है उस पे दिख गया 10,000 रुपये ही बैंक में जमा है। कैसे दिख गया भाई? कोई डाटा एंट्री करता होगा ना वहाँ पे। आप, हो सकता है कि अगर आपने सोचो दिल्ली का कोई एसबीआई का ब्रांच है, उसमें आपने 10,000 रुपये जमा करवाए। आप फिर मुंबई गए, मुंबई में भी अगर आप एसबीआई के ब्रांच में चेक करोगे कि मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, वो आपको सही-सही दिखा देगा। क्यों दिखा देगा? दिल्ली से उस मुंबई कैसे पहुँच गया बात? वो ऐसे पहुँच गया क्योंकि उनके पास एक सॉफ्टवेयर है भाई जिसमें डाटा एंट्री कर देते हैं, वो हर एक जगह तक बात पहुँच जाता है, ठीक है? उसको कहते हैं हम सीबीएस कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, सेंट्रलाइज़्ड है। जैसे आरबीआई का खुद का है इक्यूबो नाम से। अब देखो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। द टर्म कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, इसका करेक्ट टर्म क्या है? इट इज़ अ नेटवर्किंग ऑफ बैंक्स ब्रांच विच इनेबल्स कस्टमर टू ऑपरेट देयर अकाउंट रिगार्डलेस ऑफ वेयर देयर ओपन देयर बैंक। सेकंड, इट इज एफर्ट टू इंक्रीज आरबीआई कंट्रोल ओवर कमर्शियल बैंक थ्रू कंप्यूटराइजेशन। थर्ड, it is a detailed procedures by which a bank with huge non performing asset is taken by another bank। तो आप 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आप इसका आंसर जरूर से कमेंट में बताइए। तो अब मैं बताता हूँ इसका आंसर। देखो अभी मैंने बताया कि एक तरह का बैंक का ब्रांच जो इनेबल करता है कस्टमर को कि कहीं से भी वो अपना अकाउंट एक तरह से ओपन देख सकते हैं कि कितने बैंक में पैसा है, या यूज़ कर सकते हैं ना। तो पहला वाला सही था कि आरबीआई कंट्रोल कर रहा है कमर्शियल बैंक पे, ये एक तरह का गलत स्टेटमेंट हो गया, इससे कंट्रोल नहीं होगा। डिटेल प्रोसीजर बाय नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये सब नॉन परफॉर्मिंग एसेट हमने पढ़ा क्या इससे रिलेटेड? नहीं, तो नहीं होगा। क्या आंसर होगा इसका? वन ओनली, ठीक है। देखो इकोनॉमी के क्वेश्चंस में आप एक चीज़ हरदम ध्यान रखना, जिस चीज़ के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है उसमें अगर कोई और टॉपिक का चीज़ आ रहा है, मतलब ज़्यादातर वो स्टेटमेंट गलत ही होगा, ठीक है। आपने कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में नॉन परफॉर्मिंग एसेट पढ़ा ही नहीं है तो गलत ही हुआ है, ठीक है। आगे अब हम समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, नेफ्ट, आरटीजीएस वर्सेस आईएमपीएस। आपने आईएमपीएस, आरटीजीएस, नेफ्ट इन सब के बारे में समझा होगा। देखो आरबीआई दो चीज़ों को आरबीआई ने निकाल रखा है, एक आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट कहते हैं, एक नेफ्ट कहते हैं, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र कहते हैं इसको, ठीक है। इसमें फ़र्क क्या है? तो भाई देखो 10 लाख तक का अमाउंट नेफ्ट के थ्रू भेजा जा सकता है, और अगर सोचो कोई बड़ा बिजनेसमैन है जिसको 2,000 करोड़ रुपए, 5,000 करोड़ रुपए भेजने, मतलब बहुत पैसा, 2 लाख से 2,000 करोड़ तक का रुपए आरटीजीएस से वो भेज सकता है, ठीक। इंस्टेंट सेटलमेंट हो जाता है। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन, मुकेश अंबानी, इन सब के लिए आरटीजीएस हो गया, ठीक। ऑर्डिनरी कस्टमर आपको भाई 10 लाख तक का भेजना है, आप एनईएफटी के जरिए भी भेज सकते हो पैसा। आईएमपीएस ये एनपीसीआई ने बनाया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है पूछ सके। आरबीआई ने कौन कौन सा बनाया? आरटीजीएस और एनईएफटी। एनपीसीआई ने क्या बनाया? आईएमपीएस बनाया, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। 1 लाख से 5 लाख आप भेज सकते हो। यही जो है ना टेक्नोलॉजी यूपीआई में यूज़ किया जाता है। आप जो यूपीआई के थ्रू, फ़ोन के थ्रू जो आप पैसा भेजते हो,
इंस्टेंट सेटलमेंट होता है, नहीं होता है? इंस्टेंट सेटलमेंट होता है। नेफ्ट में क्या होता है, 30 मिनट तक का सेटलमेंट टाइम लगता है, 30 मिनट तक का। मतलब सेटलमेंट टाइम क्या होता है, देखो बैंक एक दूसरे के साथ सेटलमेंट करते हैं। हो सकता है कि एसबीआई से एक्सिस बैंक को 10 लाख रुपए आने हों, मतलब किसी ने निकाले विकाले हों, और हो सकता है कि एक्सिस बैंक से एसबीआई को 12 लाख रुपए आने हों। तो वो जो एक दूसरे को पैसा भेजेंगे, इससे अच्छा एक ऐसा कर सकते हैं ना कि 2 लाख रुपए का गैप बचा, तो 2 लाख रुपए भेज दे ना। तो इस तरीके से वो आपस में उनका सेटलमेंट होता है 30 मिनट का, ठीक। तो ये दोनों जो सिस्टम है मैंने बताया, ऑर्डिनरी रिटेल कस्टमर्स के लिए भी है ये। तो अब इन दोनों पे आरटीजीएस नेफ्ट पे पहले पैसा लगता था कुछ जीएसटी, अब आरबीआई के रिफॉर्म के बाद एक भी रुपया नहीं लगता है। एनपीसीआई के आईएमपीएस पे भी आपको कभी कभी सुनने मिलता होगा कि सरकार अब कुछ इस पे कुछ परसेंटेज का चार्ज करेगी, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, एलपीएसएस सिस्टम को समझिए। एलपीएसएस क्या, लाइट वेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। ये एक तरह का इमरजेंसी में समझो, आप नेफ्ट आरटीजीएस आईएमपीएस ये सब करते हो, तो ऐसा किसी डिजास्टर हो जाए, बाढ़ आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए, वॉर हो जाए, जिसमें जो सरकार के सारे सिस्टम है वो सब उड़ जाए, तो फिर तो भाई पेमेंट हो नहीं पाएगा, अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। तो इसके लिए लाइट वेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम आरबीआई प्रपोज है लाएगी, मतलब जिसका मतलब समझो अलग अलग जगह बहुत सारे वो कुछ ऐसा बैकअप टाइप बना के रखेंगे जिससे ऐसा सिस्टम ठप ना पड़े, ठीक। आगे अब हम एनपीसीआई के बारे में समझते हैं, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में समझते हैं। ये जो एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, 2008 में इसको रजिस्टर किया गया था कंपनी एक्ट के जरिए। ये कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, मतलब संविधान के किसी आर्टिकल के हिसाब से इसको नहीं बनाया गया इस कंपनी को, कंपनी एक्ट के जरिए रजिस्टर किया गया, ठीक है। नॉट फॉर प्रॉफिट मैंने बताया, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये प्रॉफिट नहीं करेगी, ऐसा नहीं, प्रॉफिट करेगी, लेकिन प्रॉफिट का जो पैसा है वो शेयर होल्डर्स में नहीं बांटेगी, बल्कि एक्सपेंड करेगी अपने बिजनेस को, उसमें लगाएगी। जीएसटीआईएन ये भी एक तरह का नॉन फॉर प्रॉफिट गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक। इसका इससे ज़्यादा इसमें बारे में हमको नहीं जानना कि यही इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि आप कॉस्ट इफेक्टिव पेमेंट सॉल्यूशन बनाओ या टेक्नोलॉजी को बनाओ बैंक्स के लिए। ये 10 बैंकों ने मिल के बनाया था, ठीक है। यूपीआई का भीम ऐप या बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं जो एनपीसीआई ने बनाए हैं। तो अब हम समझते हैं इससे रिगार्डिंग शायद एक क्वेश्चन है जो 2023 के ईपीएफओ में पूछा गया है, ठीक है। ध्यान से इसको पढ़िए और आंसर कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, इन इंडिया द आरटीजीएस एनईएफटी पेमेंट सिस्टम आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय एनपीसीआई, ठीक है। कि आरटीजीएस एनईएफटी जो है एनपीसीआई के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। दूसरा, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इज इंटायरली प्रमोटेड या ओन्ड बाय बैंक्स। तो इसको भी मतलब आप 5 सेकंड का टाइम है, ज़रूर से इसको आंसर कीजिए। तो अब मैं बताता हूँ इसका आंसर। अभी हमने देखा कि आरटीजीएस और एनएफटी आरबीआई के द्वारा ऑपरेट किया जाता है ना। अभी आपको ऊपर आपने देखा, यहाँ पे कहाँ गया, ये था ना, आरबीआई के द्वारा, ये दोनों आरबीआई के द्वारा एनईएफटी आरटीजीएस, एनपीसीआई के द्वारा क्या है, आईएमपीएस है, ठीक है। आगे दूसरा स्टेटमेंट अपना क्या था, तो मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया ना। स्टेटमेंट 2, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीआई जो है वो एंटिटी है प्रमोटेड ऑन बाय बैंक्स। अभी हमने कहा कि 10 बैंकों के द्वारा मिलकर बनाया गया, तो ये स्टेटमेंट सही है ना। देखो 10 बैंक के द्वारा मिलकर बनाया गया। तो पहला स्टेटमेंट बोथ राइट, स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन, नहीं बोथ राइट तो नहीं है, बोथ राइट इस ये भी नहीं है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, नहीं है। स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो ये इसका आंसर हो गया। जिसने डी लगाया बहुत बहुत बधाई आपको। आगे बढ़ते हैं हम। अब समझते हैं एनपीसीआई यूपीआई समझते हैं भाई। यूपीआई कर दो ना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस 2016 में लाया गया था। अब समझो, ये जो यूपीआई है ये एक तरह का इंटरफेस है। बैकडोर में आईएमपीएस काम कर रहा है, ठीक है। जो अभी हमने आईएमपीएस पढ़ा था वही इसमें यूपीआई एक तरह से सरकार ने या एनपीसीआई ने एक टेक्नोलॉजी, एक इंटरफेस बना दिया कि भाई ऐसे क्यूआर कोड आप स्कैन करोगे, इसमें पिन डालोगे, पेमेंट इस तरीके से कटेगा, ये बना है, ठीक है, सरकार ने। अब इसके इससे क्या हो सकता है, आप डिफरेंट ऐप बना सकते हो यूपीआई से ही। आपको पता होगा गूगल पे, पेटीएम, ये सब जो है इस यूपीआई का यूज़ करते हैं और आप जो है पेमेंट कर पाते हो इससे, ठीक है। एक तरह का ये टेक्नोलॉजी है जिससे कि आप ऐप बना सकते हैं। आईएमपीएस पे ये काम करता है। आप बैंक अकाउंट लिंक कीजिए, मनी ट्रांसफ़र कीजिए। इसमें पुश ट्रांजैक्शन और पुल ट्रांजैक्शन दोनों होता है। इसको फ़र्क समझते हैं। पुश ट्रांजैक्शन किसको कहते हैं, पुल ट्रांजैक्शन किसको कहते हैं। पुश ट्रांजैक्शन आपने पेमेंट भेजा है किसी को, पुल में आपने ट्रांजैक्शन मांगा। आपको पता होगा कि यूपीआई में अब ये भी होता है ना कि आप मनी 10 रुपये चाहिए आपको रिसीव करना है, तो उसके लिए भी आप भेज सकते हो और सामने वाला पिन विन डाल के आपको पैसे भेज सकता है उससे।
यूपीआई 2.0 अपग्रेडेड वर्जन ऑफ यूपीआई आने वाला है तो 2018 में, तो इसको भी मतलब ज़्यादा इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक। पहले क्या होता था दोस्तों, यूपीआई आने से पहले वॉलेट होते थे। आप सभी को शायद ध्यान ना हो कि मोबाइल के वॉलेट हुआ करते थे पहले ना। पेटीएम का भी वॉलेट था जिसके अंदर आप अपने बैंक से इसमें पहले आप पैसे ट्रांसफ़र करते थे, उसके बाद आप किसी को इसमें यूज़ कर सकते थे। लेकिन इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी। इसमें आपको इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा, इंटरऑपरेटिबिलिटी नहीं थी, मतलब आप किसी और ऐप में पैसे नहीं भेज सकते। पेटीएम का जो वॉलेट था उससे आप हो सकता था फ़ोन पे के वॉलेट में पैसे नहीं भेज सकते। वो पेटीएम का वॉलेट से सिर्फ आप पेटीएम के ही दूसरे नंबर के वॉलेट में भेज सकते थे। ये कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो यूपीआई आने के बाद ये सब एक तरह से सॉल्व हो गया है, लेकिन अभी भी वॉलेट है, लेकिन ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो यूपीआई ट्रांजैक्शन का जो डेली लिमिट क्या है, ठीक है। मैक्सिमम आप देखो, नॉर्मल ट्रांजैक्शन में 1 लाख रुपए है, कैपिटल मार्केट, म्यूचुअल फंड, इन सब में 2 लाख रुपए है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी सब पढ़ना है तो 5 लाख तक का आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पुश ट्रांजैक्शन मैंने बता दिया आप सभी को क्या होता है। इसके अलावा अभी हम समझें कि एक तरह का यूपीआई डेलीगेटेड पेमेंट भी है, मतलब कि अगर जैसे कोई छोटा बच्चा है वो अपना यूपीआई ऐप नहीं खुलवा सकता ना, क्योंकि उसका आधार कार्ड ये सब नहीं बना होगा 18, मतलब वो सोचो बैंक अकाउंट भी नहीं खुला होगा। तो इसके लिए क्या होता है कि जो मतलब कोई दूसरे, अब जैसे मान के चलो पापा हैं, उन्होंने अपने एक बेटी का एक दूसरा बना देते हैं, यूपीआई डेलीगेटेड अकाउंट बना देते हैं, ताकि वो जो समझो अपनी बेटी है वो जो है वो पेमेंट करेगी तो उसका जो पैसा है वो पापा के अकाउंट से कट जाएगा। बस इतना ही। आगे एनपीसीआई यूपीआई 123 पे फॉर फीचर फ़ोन। तो भाई अभी भी आपको पता होगा भारत में बहुत सारे लोगों के पास क्या कीपैड फ़ोन है, तो उसमें कैसे क्यूआर कोड स्कैन करोगे। इस वजह से एक नया टेक्नोलॉजी ये लेके आई एनपीसीआई यूपीआई 123 पे, बेसिक कीपैड फ़ोन के लिए। जिसके पास फ़ोन नहीं है उसमें कुछ होते हैं कि भाई कुछ नंबर डायल करो या कुछ करो, इसके उससे हो जाता है वो, मतलब क्यूआर कोड की ज़रूरत नहीं है, साउंड बेस्ड पेमेंट हो जाता है। बस ये इतना ही इंपॉर्टेंट था, ठीक। उसके अलावा कितने परसेंट जो है इकोनॉमिक सर्वे 2023 में है कि यूपीआई का शेयर क्या था, तो फिजिकल ईयर 2022 में जो है 52% यूपीआई का शेयर था, ठीक। मतलब कितने 8,840 करोड़ का ट्रांजैक्शन, ठीक है, हुआ था। आगे हम बढ़ते हैं। यूपीआई लाइट एक तरह का ये भी क्या है, वॉलेट है। मतलब अगर आपको बार बार क्या करना पड़ता है, पिन डालना पड़ता है, यूपीआई से पेमेंट करते हो। अगर आपको पिन नहीं डालने का मन है तो आप वॉलेट के अंदर जो है पैसा जमा करवा लीजिए। मान के चलिए 2,000 रुपये मैंने जमा करवा लिए, 2,000 जमा करवा लिए, मैं 100 रुपये जो है पेमेंट कर दिया मैंने, पिन डालने की ज़रूरत नहीं है तो बस हो गया। लेकिन वॉलेट के अंदर आपको ये ध्यान रखना कि कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा आपको। बैंक के अंदर रहता है तो क्या इंटरेस्ट मिलता है ना पैसे पे, वॉलेट के अंदर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। मैक्सिमम लिमिट कितना पर ट्रांजैक्शन है, 500 रुपये भेज सकते हैं एक बार में। कितना रुपये स्टोर कर सकते हैं वॉलेट में, 2,000 रुपये यूपीआई लाइट टेक्नोलॉजी से। तो आप सभी ने यूपीआई लाइट टेक्नोलॉजी आ गई, तो अब ये सारे जो ऐप्स हैं उसके अंदर अब ये आ चुके हैं। चाहे पेटीएम हो जाए, चाहे वो अमेजोन पे आ जाए, सबके अंदर आप देखोगे ये लाइट वाली टेक्नोलॉजी आ चुकी है। अब यूपीआई लाइट या यूपीआई लाइट एक्स ये सब को ज़्यादा ध्यान नहीं देना। यूपीआई लाइट आप समझ लो कि अब आपके पास अगर पैसा नहीं, मतलब इंटरनेट नहीं भी हो, फिर भी आप सरकार मतलब ऐसा एनपीसीआई जो है वो लाने की सोच रही है, मतलब कोशिश कर रही है कि एनएफसी आप फ़ोन के अंदर होता है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, बहुत सारे फ़ोन के अंदर एनएफसी आता है, जिसके में आपको इंटरनेट होने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही पेमेंट बिना इंटरनेट के कर सकते हो। और फिर जब इंटरनेट आए तो जो है वो सब सेटलमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये यूपीआई लाइट एक्स के बारे में इसका आंसर, बस ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस इतना जानने की ज़रूरत है कि इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा कन्वर्सेशनल पेमेंट यूपीआई में भी आ रहा है कि भाई आप बोलो और पैसा चला जाए, जैसे सिरी, एलेक्सा ये सब आप बोलते हो ना तो चला जाता है। उसके बाद प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइन को हम समझते हैं। प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइन को समझो। देखो नॉर्मल जो आप लोन लेते हो क्या होता है, वो थोड़ा लेंदी पेपर वर्क होता है, कोलेट्रल आप जमा करवाते हो। कोलेट्रल क्या होता है, कुछ गिरवी रखोगे ना तभी तो होगा। प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइन जो होता है उसके अंदर क्या होता है, मतलब पहले से सैंक्शन हो रखा है, फास्टर होता है, कोई किसी कोलेट्रल की जरूरत नहीं होती। इसमें आप 2 इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ओवरड्राफ्ट या क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड आप सभी ने जरूर सुना है, क्रेडिट कार्ड होगा भी आप में से किसी पे। क्रेडिट कार्ड जो होता है वो पहले से सैंक्शन अमाउंट होता है कि आप इतना तक का लिमिट है, 10 लाख तक का, उसमें आप जो है पेमेंट कर सकते हो। और उसका कुछ टाइम मिलता है कि मान के चलो 40 दिन के अंदर आपने वो पैसे जमा नहीं करवाए तो उस पर आपको फिर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही ओवरड्राफ्ट मैंने आप सभी को बताया था। ओवरड्राफ्ट जो आप एक तरह का स्मॉल टाइम के लिए आप एक तरह से लोन ले सकते हो इसमें भी, लेकिन हर एक बैंक ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन आपको जाके कहना पड़ेगा। पीएम जनधन मैंने बताया था 10,000 तक का मिलता है, ठीक। इसमें न्यूज़ बस इतना ही है कि यूपीआई से भी आप ओवरड्राफ्ट यूज़ कर सकते हो, मतलब ओवरड्राफ्ट पॉसिबल है फ्रॉम यूपीआई से भी। इसका मतलब बस इतना ही भाई कि ओवरड्राफ्ट अगर आपके बैंक में आपको परमिशन दे दिया है लिमिट के साथ, तो आप यूपीआई के जरिए पेमेंट कर सकते हो, बस और कुछ भी नहीं। आगे बढ़ते हैं हम। यूपीआई
इंटरऑपरेबल कार्डलेस विड्रॉल को समझते हैं। तो आप सभी को पता है कि आप जब एटीएम में जाते हो, कार्ड देते हो, उसके बाद पिन डायल करते हो, तो आपको पैसा निकलता है। तो अब जो है नया सिस्टम एनपीसीआई लेके आया, कार्डलेस कैश विड्रॉल, मतलब आप क्यूआर कोड स्कैन करो और पेमेंट निकाल लो। कुछ ऐसे मशीन्स आने लग गए। इससे बेनिफिट क्या है कि फिजिकल कार्ड की ज़रूरत नहीं होगी, जो कार्ड क्लोनिंग और ये जो स्कैम वगैरह हो जाते हैं वो सब नहीं होंगे, ठीक है। यूपीआई क्यूआर कोड बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन, आपने सभी ने न्यूज़ फॉलो करते हो तो आपने सुना होगा कि सेम इसमें कॉइन वेंडिंग मशीन है कि आप क्यूआर कोड से पैसे स्कैन करके इसमें दो और आपको सिक्के मिल जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखो, मैं अब ये सब ना टॉपिक इतने ज़्यादा मतलब वन लाइनर है, इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ। आप सभी को अगर हो तो आप स्लो करके भी वीडियो देख सकते हो, दोबारा देख सकते हो अगर ठीक से समझ में ना आ रहा हो तो, या कमेंट में भी ज़रूर पूछना, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एनपीसीआई का यूपीआई भीम ऐप, तो अभी मैंने बताया था, देखो आईएमपीएस सिस्टम पे काम करता है, उसमें यूपीआई बना, तो अब यूपीआई कोई भी ऐप मतलब बना सकता है यूपीआई से। तो सर उसने एनपीसीआई ने खुद का भी एक ऐप लॉन्च कर दिया, भीम ऐप, ठीक है। भीम ऐप से आप जो है भारत इंटरफेस फॉर मनी जो है, मतलब आपको किसी पर्टिकुलर बैंक ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है भीम ऐप के जरिए, जैसे गूगल पे हो गया यार, पेटीएम वगैरह हो गया, उसी तरीके से भीम ऐप भी है सरकार का, ठीक। अब हम ऑथेंटिकेशन से क्वेश्चन आया था, देखो आप अगर आप देखो तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनपीसीआई कहता है, ठीक है। है कैसे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है कि भाई एक तो जब आप डाउनलोड करोगे उसमें आप फ़ोन नंबर वगैरह डालोगे तो एक बार ऑथेंटिकेट होगा, दूसरा ऑथेंटिकेट कब होगा, जब आप पेमेंट करने के लिए पिन डालोगे, ठीक। अभी हम इस पर क्वेश्चन आएगा फिर हम समझेंगे आगे थोड़ा सा अच्छे से। एनपीसीआई रुपे कार्ड, अब रुपे भी समझो, देखो अभी क्या है, जैसा आप सभी को पता हो कि आपका जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होगा उस पर क्या लिखा रहता है, वीज़ा, मास्टर कार्ड, ये सब कंपनी है वो सब देती हैं डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड क्या होता है भाई, ये भी बता ही देता हूँ आप सभी को। डेबिट कार्ड जो आप बैंक में से पैसा निकाल सको, आपके खुद के पैसे, उसके लिए डेबिट कार्ड होता है, ठीक है। तो सरकार ने खुद का ही एक कार्ड बना दिया रुपे, क्योंकि क्यों बनाया भाई, वीज़ा मास्टर कार्ड ये सब कुछ ज़्यादा ही पैसा चार्ज करते हैं, तो सरकार ने खुद का ही बनाया, कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है, ठीक है। रुपे कार्ड वर्ल्ड का 7th पेमेंट गेटवे बन चुका है रुपे। रुपे कार्ड डेबिट कार्ड जो फ्री दिया था पीएम जनधन जिन पे अकाउंट है उनको, ठीक। आगे हम बढ़ रहे हैं तो एनपीसीआई के आप कुछ इनिशिएटिव समझते हैं, मतलब एनपीसीआई ने क्या क्या चीज़ बनाया है। बीबीपीएस बनाया है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम फॉर मंथली पेमेंट। आप जो है मंथली जो पेमेंट करते हो गैस का, इलेक्ट्रिसिटी का, वो बीबीपीएस के जरिए होता है। मतलब ये भी एक तरह का टेक्नोलॉजी है, जो जैसा आप पेटीएम से करते हो ना भाई ये सब, तो वो पेटीएम जो इस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, बीबीपीएस यूज़ करता है इन सब ट्रांजेक्शन्स के लिए, ठीक है। एनएफएस भी इसी ने बनाया, नेशनल फाइनेंशियल स्विच। ये जो है एटीएम नेटवर्क्स जो है कनेक्ट करता है सारे बैंक के एटीएम। तो भाई देखो एटीएम पहले भी था, ये पता है ना आपको, एटीएम पहले भी था जब एनपीसीआई बना, लेकिन उससे पहले, लेकिन जब एनएफएस आया तो सारे बैंक कनेक्ट कर सकते थे एटीएम में। पहले शायद आपको ध्यान ना हो कि पर्टिकुलर बैंक से ही आप पैसे निकाल सकते थे, यानी कि अगर आपका एसबीआई अकाउंट है तो आप एसबीआई के ही एटीएम से पैसे निकाल सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, किसी भी अकाउंट से, किसी भी एटीएम से आप पैसा निकाल सकते हो। सीटीएस के बारे में पढ़ चुके हैं, चेक ट्रांसकेशन सिस्टम, वही फोटो वाला सब। उसके अलावा चैट बोर्ड ये सब, ठीक है। डार्क पे भारत क्यूआर कोड, ई रूपी भी हम समझने वाले हैं आगे कि किसको कहते हैं, ये सब बनाया है एनपीसीआई ने। नास NACH, ठीक है, मतलब ये भी एक तरह का टेक्नोलॉजी है, ऑटोमेटेड क्लियरेंस हाउसिंग फॉर बल्क पेमेंट, ठीक है। इसमें मतलब आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं है, एक बार में सर को सोचो किसी को पेमेंट बहुत ज़्यादा करनी है भाई, तुम खुद सोचो ना कि मान के चलो कोई कंपनी है वो बहुत सारे स्टाफ्स को सैलरी देती होगी, तो एक एक करके नहीं देती होगी ना, बल्क में एक तरह से पेमेंट करती होगी, तो वो NACH का यूज़ करती है, जिसमें आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं होती है। फिर आया AEPS, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ये भी आप सभी के न्यूज़ में था, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम कह लो यार इसको, एक ही बात है। मतलब इसमें आधार कार्ड रिक्वायर्ड है, बैंक से लिंक होना ज़रूरी है। उसके बाद डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के जरिए पैसा सरकार भेज देती है। मनरेगा जो स्कीम है या सब्सिडी सरकार को देना होता है, स्कॉलरशिप देना होता है, तो वो इसके जरिए सरकार जो है पैसा भेज देती है। आप सभी को सरकार कहती है कि भाई बैंक अकाउंट को आधार से लिंक ज़रूर करवा लें, AEPS के जरिए आपको पैसा भेज देगी। तो अब समझते हैं डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, ई रूपी बाय एनपीआई। देखो एनपीसीआई ने ई रूपी लॉन्च किया। ई रूपी क्या है, एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक वाउचर है, ठीक है, प्रीपेड है। मतलब कोई भी चाहे तो वो आपको, जैसे गिफ्ट कार्ड होता है ना भाई, अमेजॉन गिफ्ट कार्ड की आप पहले से पैसा दे के खरीद लेते हो और किसी को भेज देते हो, वो उस गिफ्ट कार्ड का किसी चीज़ में यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो वो था ई रूपी सरकार का प्रीपेड वाउचर था, ये 2021 में लाया गया था। तो मतलब बहुत तरीके से यूज़ की, प्राइवेट सेक्टर भी इसका यूज़ इवन कर सकते हैं।
मतलब सरकार को सोचो कि अगर किसी बच्चे को स्कॉलरशिप दे कि भाई ये लो 10,000 रुपये स्कॉलरशिप, तो हो सकता है ना कि वो बच्चा जो है 10,000 रुपये किसी और चीज़ में खर्च कर ले, किताबों में खर्च ना करे। तो इस वजह से सरकार देखिए दिमाग लगाए कि ई रूपी के ज़रिए क्या करेगा सरकार कि वो जो है मतलब वाउचर भेजेगा और वो जो वाउचर है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ किताबों की दुकान पे ही काम करेगा। मतलब कुछ ऐसा सिस्टम सरकार बनाए कि जिससे आप जो है कुछ और चीज़ खरीद ना पाओ, सिर्फ़ किताब ही खरीद पाओ। तो ये इसके फ़ायदे थे। प्राइवेट सेक्टर कंपनी भी जो है इंसेंटिव देने के लिए कस्टमर को ये दे सकती है कि भाई ये लो, तुमने अच्छा काम किया, जिम मेंबरशिप का गिफ्ट कार्ड एक तरह से ई रूपी का रख लो, ठीक। तो अब ये हो गया, आगे हम बढ़ते हैं। अब हम इंटरऑपरेटिबिलिटी को समझने वाले हैं। इंटरऑपरेटिबिलिटी किसको कहते हैं? देखो, इंटरऑपरेटिबिलिटी मतलब हर एक चीज़ से वो काम कर जाए। जैसे कि आपको पता होगा कि जैसे एप्पल का जो वॉच है वो सिर्फ एप्पल के फ़ोन्स पे ही काम करता है, आप एंड्रॉयड के फ़ोन पे काम नहीं करता है। तो क्या हो गया, वो इंटरऑपरेटिबिलिटी का प्रॉब्लम हो गया कि वो इंटरऑपरेबल नहीं है। चाहे डिश टीवी या ये सब हो गया, ये सब सिर्फ उन्हीं के ही सिस्टम से काम करते हैं, बाकियों से नहीं करते हैं, ठीक। इसको भी सरकार ने फिक्स करने के लिए इंटरऑपरेटिबिलिटी को भी, पहले आप सभी को नहीं पता होगा अगर, तो क्यूआर कोड जो थे वो सिर्फ और सिर्फ, जैसे पेटीएम का क्यूआर कोड है वो सिर्फ पेटीएम के पे ही काम करेगा, किसी और पे आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, किसी और बैंक में पैसा। तो इसके लिए सरकार ने क्या लेके आया, भारत क्यूआर या यूपीआई क्यूआर लेके आया, ठीक है, एनपीसीआई लेके आई, जिससे आप क्या करोगे, आप उसमें स्कैन करोगे तो आप किसी भी बैंक आप में पैसा भेज सकते हो, ठीक है। ये देखो, ये सब जो बात है ना, ये सब बहुत पुराना बात है, मतलब कि अब जो आप पेमेंट करते हो वो सब, ये सब ही टेक्नोलॉजी पे बेस्ड ही वो सब हैं पहले से ही। तो जिससे कि आप जब कोई भी क्यूआर कोड स्कैन करके किसी भी बैंक से किसी भी बैंक में पैसा भेज सकते हो। आगे, कार्ड टाइप बेस्ड ऑन सिक्योरिटी फीचर्स पे, तो कार्ड भी देखो अब क्या, अब के जो कार्ड है वो क्या ईएमवी कार्ड आने लगे हैं। यूरोप पे मास्टर कार्ड, वीज़ा, इन सब ने मिलके एक ईएमवी कार्ड निकाला। इसमें आप सभी को पता होगा, ये जैसे ये जो चिप लगा हुआ दिख रहा है आपको, ये जो है मतलब बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल प्रूफ होते हैं। अब पहले जो है ये मैग्नेटिक इंक इन सब का यूज़ किया जा सकता था, जिसका क्लोनिंग हो सकता था, आरबीआई ने इन सबको बैन कर दिया है, ठीक है। अब इस तरीके के आपको अगर नए एटीएम कार्ड है तो इस तरीके का आपको पता होगा, सिम कार्ड की तरह उसमें आता है, ठीक। अब हम समझते हैं क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में फ़र्क क्या होता है। देखो, अभी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड मैंने आप सभी को बता दिया था। क्रेडिट कार्ड जो है आपको पैसा निकालना है, अगर बोरो करना है एक तरह का एटीएम से, तो वो हो गया क्रेडिट कार्ड, आप कोई भी पेमेंट कर सकते हो क्रेडिट कार्ड से। डेबिट कार्ड में आप खुद का मनी पैसा निकालते हो एटीएम से, ठीक है। तो ये बोरोविंग नहीं होता। क्रेडिट कार्ड ओवरड्राफ्ट में फ़र्क क्या होता है, तो भाई क्रेडिट कार्ड आप अपने पॉकेट में लेके घूम सकते हो, ओवरड्राफ्ट के लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा, फॉर्म वॉर्म फिल करना पड़ेगा, तब जाके आपको ओवरड्राफ्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये सब हो गया फ़र्क, बस इतना इसमें इंपॉर्टेंट था। प्रीपेड कार्ड भी सरकार जो एनपीसीआई ने लॉन्च किया, मतलब कि जैसे एक तरह का मेट्रो कार्ड होता है ना, कि उसमें पहले से प्रीपेड होता है फिर जाके आप यूज़ करते हो, तो वैसे ही जो है रुपे एनसीएमसी कार्ड यूज़ किया है, लॉन्च किया है कि जो है आप पैसे उसमें डालिए और बाकी आप किसी भी रेलवे या फिर मेट्रो इन सब में यूज़ कर पाएंगे, उसको कहते हैं प्रीपेड कार्ड, ठीक। तो ये ईएमवी कार्ड मैंने बता दिया। ये सब आरएफआईडी टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, ये जो है ना, ये आरएफआईडी टेक्नोलॉजी होती है, ठीक। आगे, कार्ड टोकनाइजेशन समझो। 1 अक्टूबर 2022 पिछले साल ये न्यूज़ में था। तो टोकनाइजेशन सरकार लेके आई। टोकनाइजेशन जो है ना, सेट ऑफ नंबर्स क्रिएट करता है, टोकन, ताकि जो आपके कार्ड के जो सेंसिटिव डाटा है, आपका जो पिन है या फिर एक्सपायरी डेट है, कोड, ये सब जो है वो सब हाइड किया जा सके। क्यों, सोचो, जब आप पेमेंट करते हो कार्ड के जरिए पेमेंट करने के बाद आपको ना ऐप्स पे ऑप्शन आता है कि आप सेव कर लो कार्ड को, आप सेव भी कर लेते हो। क्या हो अगर वो हैक हो जाए, वो वेबसाइट हैक हो जाए, तो आपकी सारी डिटेल चली जाएगी ना। इस वजह से सरकार टोकन लेके आई। तो कि अब क्या होता है कि वो जो सेव करेगा ना, वो जो ऐप है वो सेव करेगा आपका टोकन नंबर सेव करेगा। तो वो क्या होगा, वो अब जब हैकर को मिल भी जाएगा तो वो उसका कुछ यूज़ नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये अलग हो गया, ठीक, टोकन नंबर लेके आई सरकार, ये अलग अलग होता है सबका। आगे हम तो हैक नहीं कर पाएगा, मैंने बता दिया। मतलब उसका हैक भी कर लिया तो फ़ायदा नहीं है। आगे ठीक, आगे हम देखते हैं फास्टैग पता होगा आप सभी को, अब तो बल्कि सैटेलाइट वाला सिस्टम आने वाला है, लेकिन फास्टैग समझ लेते जल्दी से। फास्टैग जो वो भी मतलब आरएफआईडी टेक्नोलॉजी पे काम करता है। मतलब ये प्रीपेड रिचार्जेबल टैक्स होते हैं जो आप अपने कार या इन सब पे आगे लगाते हो, वो स्कैन हो जाता है और पैसा आपका टोल वोल कट जाता है, ठीक है। तो ये फास्टैग भी एनपीसीआई ही लेके आई है, ये भी इस पे एनपीसीआई ही लेके आई, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। आरएफआईडी टेक्नोलॉजी पे काम करता है, ये ध्यान होना चाहिए। एमडीआर समझते हैं, मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है। मर्चेंट डिस्काउंट रेट, देखो, जब भी आप कार्ड वार्ड से जाते हो शॉपिंग करने के लिए, उसके बाद जो है आपने पेमेंट कार्ड की मदद से दिया, तो कुछ पैसा कटता है, आपका नहीं कटता है,
बल्कि उस बिजनेस ओनर का कटता है। और वो पैसा किस 3 लोगों के पास जाता है। किसके पास? जो आपका कार्ड इशूइंग बैंक है उसके पास जाएगा। उसके बाद जो मर्चेंट, मतलब जो वीज़ा है, वीज़ा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, वो लेगी। और जिस बैंक में गया उस वो पैसा, वो 3 जगह पैसा कटता था। तो ये भाई इन लोगों को ख़राब लगता था कि भाई हमारे मतलब जितने का फ़ायदा नहीं हुआ और पैसा ही कट गया। तो वो प्रमोट नहीं करते थे कि कार्ड वार्ड से आप पेमेंट मत कीजिए, कैसे कीजिए ना। 3 पार्टीज: कस्टमर, कार्ड इशूइंग बैंक, मर्चेंट, जिस एक्वायरिंग बैंक, और पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर जो भी है उन तीनों के। तो ये प्रॉफिट मार्जिन हर्ट करता था मर्चेंट का, बिजनेस ओनर्स का। तो वो अडॉप्ट नहीं करते थे पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस। ये पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस जिसमें आप स्वैप वैप करते हो। भाई सरकार ने कहा यार ये तो ऑब्स्टेकल है डिजिटल इकोनॉमी के लिए। तो इसकी वजह से सरकार ने क्या किया, कुछ सरकार वो लेके आई कि कुछ रूल्स रेगुलेशन लेके आई, कुछ सब्सिडी लेके आई कि भाई एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा सब्सिडी आपको दे देते हैं ना, MDR सब्सिडी जिसको कहते हैं। ठीक है, तो सरकार सब्सिडी लेके आ गई। और देखो आपको पता है यूपीआई पे 0% चार्ज करता है, रुपे कार्ड पे भी 0% करता है। लेकिन जो रुपे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इस पे करेक्ट 0 तो नहीं चार्ज करता है, कुछ करता है, लेकिन वीज़ा, मास्टर कार्ड इन सबसे कम होता है। ठीक है, तो अब सरकार जो है ये सब लेकर आई, जिससे अब क्या होगा, बैंकर को ज़्यादा नुकसान, मतलब जो मर्चेंट है उसको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा और वो जो है अपना बिजनेस कर पाएंगे। लेकिन फिर भी क्या होता है कि बैंकर्स जो है, अब इसको बैंकर्स को तो भाई दिक्कत हो गया कि भाई सरकार जो है अब सब्सिडी दे रही है लेकिन कम देती है। और ये कहती है कि तुम इन सबको यूज़ मत करो, दूसरे पेमेंट इनको वीज़ा, मास्टर कार्ड सबको, हमारा रुपए यूज़ करो। तो बैंकर्स जो है वो फिर भी क्या करते हैं, MDR फीस नहीं मिलती, इस वजह से बैंकर जो है फिर भी मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड इन सबको प्रमोट करते हैं रुपए कार्ड की जगह। ये कुछ बातें हैं। तो ये जो फॉरेन प्लेयर्स है, मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, ये अपोज करते हैं गवर्नमेंट के डिसीजन का, भाई तुम इंडियन रुपये को प्रमोट कर रहे हो, हमको डिस्करेज कर रहे हो। ये सब चलती रहती है बातें। ठीक, अब एक क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, MCQ PYQ है वो भी। क्वेश्चन ये है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द टर्म मर्चेंट डिस्काउंट रेट। ठीक, इसी पे क्वेश्चन आ गया। द इंसेंटिव गिवन बाय बैंक टू मर्चेंट फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट थ्रू डेबिट कार्ड, द अमाउंट पेड बाय बैंक टू देयर कस्टमर व्हेन दे यूज डेबिट कार्ड फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, the charge to merchant by bank for accepting payment from his customers through the bank card, the incentive given by government to merchant for promoting digital payment। ठीक है, तो आप सभी को जल्दी से आप जो है देख लीजिए इसको और आंसर कीजिए। 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। चलिए अब आंसर बताता हूँ मैं। तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट को बेस्ट क्या इन चारों में से डिस्क्राइब करता है? तो अभी हमने बताया था मर्चेंट डिस्काउंट रेट एक तरह का जो है पैसा लगता है, मतलब कुछ परसेंटेज जो है ना मर्चेंट को देना पड़ता है। तो देखो, द चार्ज टू मर्चेंट बाय ए बैंक फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट फ्रॉम हिज कस्टमर थ्रू द बैंक्स कार्ड, ये हो गया इसका करेक्ट। इंसेंटिव है नहीं है मर्चेंट डिस्काउंट रेट, इंसेंटिव नहीं है, इंसेंटिव नहीं है एक तरह का ये। तो ये तो भाई एक तरह का पैसा लग रहा है। ठीक है, अमाउंट पेड बैक बाय द बैंक टू द कस्टमर, बैंक कस्टमर को पैसा देता है नहीं भाई, बल्कि बैंक लेता है मर्चेंट से पैसा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया होगा क्लियर आपको। आगे तो हम ATM और उसके टाइप्स को समझने वाले हैं। ठीक है, ATM टाइप्स को, ATM का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक, इसमें 3 तरह के होते हैं, बैंक लेवल, ब्राउन लेवल, वाइट लेवल। इनको बारी बारी समझते हैं। बैंक लेवल होते हैं जो बैंक खुद से ऑन करती है, ऑपरेट करती है। मान के चलो SBI का खुद का ATM होगा, खुद ही वो उसमें पैसा डालेगी, खुद ही उसको ऑपरेट करेगी। ठीक है, हो गया बैंक लेवल। ब्राउन लेवल होते हैं बैंक ऑन करती है ATM को, लेकिन ऑपरेशन आउटसोर्स करती है, मतलब किसी और से करवाती है। जो कैश रिफिलिंग हो गया, गार्ड हो गया, बिजली सब किसी और से, उसको कहते हैं ब्राउन लेवल। वाइट लेवल ना बैंक उसको ATM को ऑन करती है ना ऑपरेट करती है, जैसे कि दूसरे मथुर फाइनेंस ये सब जो है ऐसे ATMs लगाते हैं जिसमें आप जाओगे पैसा निकाल सकते हो। ठीक है, किसी में, लेकिन वो किसी पर्टिकुलर SBI या कोई बैंक ऑपरेट नहीं कर रही है, वो दूसरे लोग ऑपरेट कर रहे हैं, उसको कहते हैं वाइट लेवल ATM। 3 तरह के होते हैं। ठीक, ये पता होना चाहिए आपको। माइक्रो ATM एक टर्म था है जिसमें जो एक बैंक मित्र नाम का एक मतलब एक व्यक्ति होगा, वो घर घर जाके आपको एंट्री डिपॉजिट कर लेगा उन कस्टमर्स के लिए जो चल फिर नहीं जा सकते ATM तक। ठीक, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड PIDF बाय RBI। तो देखो अभी मैंने बताया था आप सभी को कि सरकार जो है इस पॉइंट ऑफ सेल को जो क्या मर्चेंट डिस्करेज कर रहे थे कि भाई उनको MDR फीस लग रहा था, तो सरकार ने, मैंने बताया था आपको, सब्सिडी कुछ देगी सरकार। तो वो सब्सिडी का पैसा कहाँ से आएगा? सब्सिडी का पैसा सरकार अपनी जेब से तो कुछ तो देगी, लेकिन उसके अलावा उसने फंड बनाया। इस फंड में क्या होता है कि सरकार बाकी बैंकों से भी कुछ कुछ पैसा मांगती है, चंदा टाइप जमा करती है, फंड बन जाता है, और उस फंड से ये सारे पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस इन सब पे सरकार थोड़ा सा इंसेंटिव देती है, सस्ता पड़ता है, आप खरीदो, फायदा होगा, ये सब बताती है। ठीक, जैसे कि PM स्वनिधि स्कीम हो गया, विश्वकर्मा स्कीम्स भी है। बाकी हम बाकी के पिलर्स में पढ़ेंगे स्कीम्स के बारे में। स्ट्रीट वेंडर्स को लोन दिया जाता है, विश्वकर्मा स्कीम से आर्टिशियन, पेंटर्स, इन सबको दिया जाता है। ग्लोबल मनी ट्रांसफ़र समझो, ग्लोबल मनी ट्रांसफ़र
अब इस ग्लोबल मनी ट्रांसफ़र में हम समझने वाले हैं कि कैसे काम करता है ये सब चीज़ें। देखो, अब हम अगर बात करें कि अभी आप देश में तो अगर आपको पैसा एक दूसरे जगह भेजना है तो यूपीआई के ज़रिए आप भेज सकते हो। लेकिन अगर क्या हो कि अगर आप विदेश घूमने जाओ, वहाँ पे आपको वहाँ का पेमेंट जो है मतलब सिस्टम अपनाना पड़ेगा पेमेंट करने के लिए। तो सरकार जो क्या करती है कि जो मतलब फ़ॉरेनर्स जो विज़िट करें इंडिया में, या वो मतलब सरकार टाई अप करती है, ठीक है, दूसरे देशों के साथ कि अब तुम भी यूपीआई यूज़ करो, ताकि उस देश के नागरिक हमारे देश में है तो वो भी यूपीआई यूज़ करके पाएँ, हमारे देश के नागरिक वहाँ पे जाए तो वो भी यूज़ कर पाएँ। जैसे सिंगापुर हो गया, या बहुत सारे देश हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ। नोस्ट्रो-वोस्ट्रो अकाउंट, रूबल ट्रेड रसिया के साथ जो हुआ था, ये सब मतलब पिलर 3 में मेनली पढ़ा जाएगा। और अगर हम बताएँ तो रुपे कार्ड मैंने बताया था कि इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस उसका बढ़ता जा रहा है। यूपीआई श्रीलंका, मॉरिशस इन सब देशों में भी अब ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक, सरकार मतलब टाई अप करती है इन सब के साथ। अब हम समझते हैं यूपीआई ग्लोबल इंडिया एलसीएसएस यूपीआई इंक लिंकेज, लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम इसको समझते हैं। लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम यूपीआई ग्लोबल लेवल पे, मतलब यही यार कि दूसरे देशों के साथ जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए रिस्पेक्टिव डॉलर्स में जैसे कि इंडियन रुपी और यूपीआई यूएई का धीरम, तो इन सबको कनेक्ट करने के लिए यूपी मतलब लिंकेज करती है आपस में, ठीक है, ताकि जो है लोकल करेंसीज में सेटलमेंट हो सके, डॉलर्स का यूज़ ना करना पड़े, ठीक है, अपने ही रुपये में कर पाएँ। ये कुछ टर्म्स थे, क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, बस आपको पता होना चाहिए, ठीक। उसका समझते हैं फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम के बारे में समझते हैं भाई। देखो, आप सभी को पता होगा कि फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम होता है, एक होता है स्विफ्ट। स्विफ्ट किसको कहते हैं? स्विफ्ट का फुल फॉर्म सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, स्विफ्ट, बस इतना याद रखो आप। तो जो आपको पता होगा कि आईएमपीएस या यूपीआई के जरिए तो आप पैसा ट्रांसफ़र करते हो, लेकिन जो आपको बैंक से मैसेज आता है ना कि इतने रुपए कट गए, डिडक्टेड या डेबिटेड, वो पैसा जो आता है इंडिया में, विद इन इंडिया में, वो सिस्टम कहते हैं एसएफएमएस सिस्टम, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम। और यही चीज़ अगर वर्ल्ड में मतलब किसी कोई अमेरिका का व्यक्ति अगर इंडिया में पैसा भेज रहा है तो वो मैसेज किससे आएगा? स्विफ्ट के जरिए आएगा, ठीक है, स्विफ्ट के जरिए। तो रसिया को अभी निकाल दिया गया था यूक्रेन वॉर की वजह से, ये सब कुछ न्यूज़ था। इसका स्विफ्ट का जो हेडक्वार्टर बेल्जियम में है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, बस इतना ध्यान रखना है आपको। अब समझते हैं हम पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स के बारे में समझते हैं, बस तो छोटे सा टॉपिक, ज़्यादा नहीं बचा है, समझिए। एनपीसीआई आपको पता होगा, अम्ब्रेला एंटिटी फॉर रिटेल पेमेंट्स। एनपीसीआई बहुत बड़ी बन चुकी है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें उसने बनाए हैं। उसके अलावा कार्ड पेमेंट गेटवे ऑपरेटर्स, मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, इनको कहते हैं। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, अमेजॉन पे, ये सब आपको पता हो, गिफ्ट कार्ड वगैरह। पेमेंट एग्रीगेटर्स किसको कहते हैं? जो पैसा कलेक्ट करके डिजिटली दे सके, जैसे पेटीएम, ये सब, गूगल पे, ये सब हो गए, मतलब एक तरह का नाम है, बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। अब देखो, जैसे एनपीसीआई है, वैसे ही न्यू अम्ब्रेला एंटिटी, मतलब आरबीआई ने कहा कि ऐसा ही कोई अगर और ऐसा कुछ बनाना चाहे, एनपीसीआई प्राइवेट प्लेयर्स को कहा, तो भाई आप बना सकते हो। मतलब क्यों? देखो, एनपीसीआई अच्छा काम कर रहा है तो सरकार क्यों चाहेगी कि कोई और आए? तो भाई देखो, जैसे गवर्नमेंट स्कूल होता है वैसे प्राइवेट स्कूल होता है ना, मर्जी होती है आपकी, आपको जिसमें पढ़ाना उसमें पढ़ाइए। तो वैसे ही, ताकि हो सकता है कि भाई और प्राइवेट कंपनी आए तो मोर कंपटीशन होगा, मोर इनोवेशन हो सकता है, वो भाई हो सकता है एनपीसीआई से भी कुछ अच्छा, यूपीआई से भी कुछ अच्छा ऐसा बना पाए, ठीक है। इसके लिए अभी हम एक एमसीक्यू देखते हैं। एमसीक्यू देखिए आप, फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। एनपीसीआई हेल्प इन प्रमोटिंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री। एनपीसीआई ने रुपए लॉन्च किया है, ठीक। इसका आंसर आप बताइए, 2 सेकंड का टाइम। तो अब मैं बताता हूँ इसका आंसर। एनपीसीआई, देखो, फाइनेंशियल इंक्लूजन टर्म समझो। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब गांव-गांव में जाके बैंक खोलना, मतलब लोग डिजिटली पेमेंट कर सकते हैं, इसको कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन होना, देश भर में हर एक छोटे से छोटे ज़िले में भी। तो एनपीसीआई क्या कर रहा है? प्रमोट कर रहा है ना, यूपीआई सब, इन सबको लॉन्च करके। उसके अलावा एनपीसीआई ने रुपे कार्ड लॉन्च किया है, बिल्कुल किया भाई, अभी हमने पढ़ा था। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जिसका सही होगा अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन, भीम ऐप जो है वो अलाउ करता है यूज़र को ट्रांसफर मनी टू एनीवन विद यूपीआई इनेबल्ड बैंक अकाउंट। देख, क्या ये सही है? वाइल द चिप पिन डेबिट कार्ड हैज़ 4 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, भीम ऐप ओनली हैज़ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। 5 सेकंड का टाइम। आंसर, तो भीम ऐप यूज़र को अलाउ करता है, बिल्कुल सही बात है, अलाउ करता है। हाँ, अभी हमने पढ़ा था कि आप पैसे भेज सकते हो। उसके अलावा देखो, ये जो थोड़ा आप कह सकते हो थोड़ा डिबेटेड क्वेश्चन टाइप का था। 4 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है डेबिट कार्ड में, कि आप पहले डेबिट कार्ड होना चाहिए, वहाँ से जाओगे एटीएम में, पिन डालोगे, तो इस तरीके से 4 फैक्टर होता है। या भीम ऐप में 2 फैक्टर होता है। देखो, भीम ऐप में तो 2 ही फैक्टर अभी हमने पढ़ा, तो होता है क्या कि आपके पास ऐप होगा, उसमें फ़ोन नंबर से लॉगिन करोगे, उसके बाद पैसा देते वक्त पिन डालोगे, 2 फैक्टर हो गया। लेकिन इसमें 4 फैक्टर नहीं होता है।
डेबिट कार्ड में 4 फैक्टर होता है। आपके पास एटीएम कार्ड आ गया, ठीक। एटीएम कार्ड पहले तो आपने जो मतलब आपको मिला होगा कि आप ही राइट पर्सन हो तभी आपका बैंक में अकाउंट होगा, एक फैक्टर हो गया। उसके अलावा क्या, आप बैंक में उसको इंसर्ट करोगे, 2 फैक्टर हो गया। उसके बाद पिन डालोगे, हाँ, मतलब 3 फैक्टर है था इसका। तो ये दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या है, गलत है, पहला वाला सही है, फर्स्ट ओनली, ठीक है। तो मतलब इस दूसरे वाले पे इतना ध्यान नहीं देना, कुछ क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं ऐसे, लेकिन पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हम आगे चलते हैं, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर को समझते हैं। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर इनको कहा जाता है, गूगल पे, व्हाट्सअप पे, इन सबको कहा जाता है। इन सबको थर्ड पार्टी क्यों कहा जाता है, इन सबका खुद का कोई बैंक नहीं है, गूगल पे का खुद का कोई बैंक नहीं है। वो फिर कैसे आप पेमेंट करते हो, वो किसी और बैंक से लिंक विंक कर लेता है, मान के चलो एक्सिस बैंक से या किसी और बैंक से। पेटीएम जो था ना पहले था, पेटीएम क्या था, खुद का ही, उस पर पेटीएम पेमेंट बैंक आपने सुना होगा, लेकिन क्या हो गया, उसमें कुछ गड़बड़ी आने की वजह से सरकार ने उसका लाइसेंस छीन लिया। अब पेटीएम को भी टीपीएपी थर्ड पार्टी वाला लाइसेंस लेना पड़ेगा एनपीसीआई से, और उसने फिर एक्सिस बैंक से पार्टनरशिप की, तभी वो कंटिन्यू कर सकता है ना, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर्स को कहते हैं, ठीक है। सो अगला जो टॉपिक हमारा है वो डिजिटल पेमेंट रेगुलेटरी बॉडीज़, डिजिटल ट्रांजैक्शन ओम्बड्समैन को हम समझते हैं। तो आरबीआई ने 21 जगहों पे पूरे भारत में डीटीओ ऑफिसर को नियुक्ति की है, ताकि वो कंप्लेन जो आपके साथ भी कुछ भी धोखाधड़ी हो 20 लाख तक का, वो उसको सुन सके। तो आरबीआई का एक ऐसे ही बीपीएसएस स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक, जिसमें पेमेंट ऑफ सेटलमेंट एक्ट के जरिए इसको बनाया गया कि ये सुपरविजन देखता रहता है कि ये सब सही से काम कर रहे हैं ना, पेमेंट वगैरह सब सेटलमेंट। तो सारे बैंक्स को जो है क्या होता है, बैंक्स नॉन बैंक्स को इसके साथ रजिस्टर करना पड़ता है अपने आप को। आगे हम कुछ इंडेक्सेस हैं जो कि इस एग्जाम के लिए यूपीएससी के लिए काम के नहीं, जल्दी से हम समझ लेते हैं। तो वही देखो, आरबीआई का एक डिजिटल पेमेंट इंडेक्स आता है, ताकि चेक करता रहता है कि कितना लेवल तक का डिजिटल पेमेंट पहुंचा है। वेरियस फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक रैंकिंग आता है कि गरीब से गरीब लोगों तक पहुंचा नहीं पहुंचा बैंक सबकी व्यवस्था। आगे हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड लास्ट टॉपिक है, ठीक है, सेकंड लास्ट टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक फंजिबिलिटी आएगा उसको हम देखेंगे, ठीक। इसको समझते हैं, क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन टेक्नोलॉजी को हम समझते हैं। तो समझो आप, देखो क्रिप्टो करेंसी जो ना प्राइवेट भी हो सकता है, सॉवरेन भी हो सकता है। प्राइवेट यानी कि बिटकॉइन होगा, मतलब किसी जो सेंट्रल बैंक और इन सब ने तो इसको लॉन्च नहीं किया है ना, किसी प्राइवेट प्लेयर इंडिविजुअल ने लॉन्च किया है। और जो सॉवरेन होता है, सॉवरेन यानी जो बैंक सरकार जो लॉन्च करती है उसको कहते हैं सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के नाम से हम जानते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी जो है ना, वो एक तरह का डिजिटल या वर्चुअल करेंसी होता है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किसको कहते हैं, एक तरह का डिसेंट्रलाइज डाटा बेस है, ठीक है। ये जो है कंटिन्यूस रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखता है, उसको ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है। मतलब समझो आप एक्सेल सीट होता है ना, उसमें आप सारे पेमेंट्स का आपका हिसाब किताब उसमें लिखा होगा, वैसे ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक तरह का ज़्यादा सिक्योर है, ठीक है। जैसे अभी यूपीआई, एनईएफटी, ये सब सेंट्रलाइज सर्वर पे काम करते हैं, तो इसमें हैकिंग का रिस्क होता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे होता है, डिसेंट्रलाइज होता है और मोर सिक्योर होता है, इसमें हैकिंग वैकिंग का खतरा कम होता है। तो क्रिप्टो करेंसी सब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ही काम करते हैं। अब हम बिटकॉइन की हिस्ट्री को थोड़ा समझ लेते हैं। तो बिटकॉइन यार देखो 2007-8 सब में क्या होता है ना, अमेरिका में सब प्राइम क्राइसिस कुछ आया था बैंक को लेके, तो डॉलर की वैल्यू गिर गई थी बहुत ज़्यादा, तो लोगों को भरोसा उठने लग गया। तो कुछ अनार्किस्ट ग्रुप उसको कहते हैं जिसको सरकार पे भरोसा नहीं होता है, तो उनका भरोसा उठ रहा था डॉलर वॉलर से। तो 2009 में क्या हुआ कि एक सातोशी नाकामोटो ने एक नाम का एक व्यक्ति ने बिटकॉइन को लॉन्च किया था, ठीक है। बिटकॉइन को टोटल 21 मिलियन बिटकॉइन ही उसने बनाए हैं, जिसमें एक बिटकॉइन की वैल्यू 10⁸ सतोशी होती है। अब ये कौन व्यक्ति था, कहाँ का है, कुछ भी नहीं पता इसके बारे में हमको। दूसरे तरह के एग्जाम्पल है इथेरियम, डिजीकॉइन, ये सब जो है, लक्ष्मी कॉइन जो है यूज़ किया जाता है बिटकॉइन। तो ठीक है, तो ये सब बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी, लेकिन 3 तरीके से इसको एक्वायर किया जा सकता है बिटकॉइन को, समझे तो। एक तो माइनिंग करके, मतलब माइनिंग करके कैसा, उसने 21 मिलियन लॉन्च किया है ना, तो 21 मिलियन लोगों के पास नहीं है, एक तरह से मतलब समझो इसने कहीं छुपा के रख रखे हैं, कोडिंग वोडिंग करके आप बहुत ज़्यादा हाई पावरफुल कंप्यूटर करके आप इसको निकाल सकते हो। उसके अलावा गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब आप जो है कुछ भाई सामान वामान बेच बाच के बिटकॉइन ले लो सकते हो, कि जिस पे दूसरा क्या है, बिटकॉइन को खरीद लो आप, मतलब पैसे दो और बिटकॉइन लो, ठीक है, अगर जिस पे बिटकॉइन होगा उसकी बात किया जाए। लेकिन सब में खतरा क्या है, देखो भाई, अगर तो आप डिजिटल माइनिंग के जरिए निकालोगे तो इतनी आसानी से आप खुद के कंप्यूटर से नहीं निकाल सकते। अभी बिटकॉइन सोचो इतना महंगा चल रहा है, तो हर कोई निकालने लग जाता। तो इसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल वेस्ट होता है, डीजल पॉल्यूशन का, ग्राफिक कार्ड शॉर्टेज, तो बहुत सारा इसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ईरान में बहुत ज़्यादा ऐसे बिजली बचत हो रहा है, तो ईरान सरकार ने बैन कर दिया इसको कि भाई तुम माइनिंग नहीं करोगे।
गुड्स एंड सर्विसेज जिस पे बिटकॉइन है उसको कुछ अपना सामान बेचो और उससे बिटकॉइन ले लो। तो इसमें भाई क्या हो सकता है, टेरर फाइनेंस हो सकता है, टैक्स इवेजन हो सकता है। सोचो हाफिज़ सईद जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, वो अगर मतलब बिटकॉइन के जरिए कुछ हथियार इंडिया में भेज दे तो ये कितना बड़ा खतरा हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा जिस पे बिटकॉइन है उससे आप खरीद लो लेकिन इसमें वो एक्सचेंज रेट का वॉलेटिलिटी है ना भाई, कितने का भी रेट चल रहा है, मान के चलो फिर 20 लाख का चल रहा है एक बिटकॉइन का रेट, लेकिन अगर कुछ दिन बाद ही वो 10 लाख का हो जाए तो मतलब कुछ ऐसा पता नहीं। तो भाई अभी इंडिया का स्टैंड समझो, देखो आरबीआई ने कहा कि भाई ये डेंजरस है, ठीक है बिटकॉइन, क्योंकि पता नहीं ना कब रेट फ्लक्चुएट हो जाए, क्योंकि और किसी सेंट्रल बैंक ने इसको बैक नहीं किया हुआ है, तो कब क्या हो जाए इसके साथ कुछ पता नहीं। तो एक तरह से इसने बंद कर दिया, बैन लगा दिया। तो भाई कुछ लोग पहुंचे कोर्ट में कि भाई आरबीआई ने तो बैन लगा दिया। तो सरकार ने कहा कि हाँ भाई, इस बैन को हटाओ क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है बिजनेस करने का, और मतलब इस पर तुम कुछ नियम वियम ले आओ। तो सरकार कुछ नियम कैसे लेके आई कि चलो भाई बिटकॉइन बैन नहीं है, लेकिन 30% का टैक्स लगेगा अगर आपने बिटकॉइन में प्रॉफिट कमाया तो, ठीक है, टैक्स देना पड़ेगा आपको 30% का, वो भी। उसके अलावा सरकार कुछ बिल भी लेके आएगी जिससे बैन वैन हो सके, मतलब जिससे कोर्ट भी कुछ ना कर पाए। उसके अलावा सरकार खुद की ही डिजिटल करेंसी सीबीडीसी जिसको कहते हैं, ई रूपी, वो देखो एक ई रूपी हम पढ़ चुके हैं, वो वाउचर वाला वो ई रूपी था। अब ये RUPP ई रूपी है, सरकार खुद का लॉन्च करने जा रही है, उसको भी हम समझते हैं आगे। दो चीज़ समझो, एक होता है हॉट वॉलेट और एक होता है कोल्ड वॉलेट, इसको समझो। मतलब हॉट वॉलेट ऐसे वॉलेट मतलब ऑनलाइन ही होते हैं जो इंटरनेट से कनेक्टेड हो, कोल्ड वॉलेट जो इंटरनेट से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं होती, USB पेन ड्राइव, मतलब बिटकॉइन को आप हॉट वॉलेट में भी स्टोर कर सकते हो और पेन ड्राइव में भी स्टोर कर सकते हो। आगे तो क्रिप्टो विंटर इन बिटकॉइन, मतलब कभी पैसा बढ़ता है भाई, कभी पैसा गिरता जाता है, ये सब है। आगे बिटकॉइन हाल्विंग इसको कहते हैं। देखो आपको पता होगा कि कोई भी अगर सिस्टम चलाना है तो उसके लिए लोग चाहिए ना, कोई भी आपको सर्विसेज चलाना है, वीज़ा मास्टर कार्ड, वो जो उस क्या पैसा कहाँ से आता है, वीज़ा मास्टर कार्ड अपना ऑपरेशन चला पाएँ तो MDR चार्ज करते हैं, उससे उनको प्रॉफिट होता है, वो चला पाते हैं वो। लेकिन बिटकॉइन का जो पूरा सिस्टम वो कैसे चल पाता है, तो वो जो सतोशी नाकामोटो उसने कुछ ऐसा तरकीब निकाला था कि भाई मतलब जो बिटकॉइन को निकालने वाले लोग हैं, माइनर लोग हैं, वही लोग जो क्या करते हैं मतलब चलाते हैं इस पूरे सिस्टम को, और इसके बदले उनको रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है, क्या रिवॉर्ड मिलता है, मतलब कुछ परसेंटेज उनको रिवॉर्ड मिलता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, हर 4 साल में वो रिवॉर्ड उनका कम होता जाता है, तो उसी को कहते हैं बिटकॉइन हाल्विंग होता है। 50% रिवॉर्ड्स की माइनर्स को मतलब कटौती की जाती है, बस इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था ये, ठीक है। इंडिया में प्रेजेंट स्टेटस पता चलेगा, क्रिप्टो करेंसी लीगल टेंडर नहीं है, ठीक है, बिटकॉइन और ना कि कोई भी अभी क्रिप्टो करेंसी पे 30% का टैक्स लगता है, 1% TDS लगता है, ये सब चीज़ें। तो बहुत सारे देशों में क्रिप्टो करेंसी बैंड भी हो गया, नेपाल, अल्जीरिया, इजिप्ट, मोरक्को, टर्की, ईरान, इन सब में बिटकॉइन इलीगल है। चाइना ने भी प्रोहिबिट कर दिया, मना कर दिया, इसकी वजह से 30% तक का उनको नुकसान भी सहना पड़ा है। वेनेजुएला एक देश है भाई जिसने क्या किया, बिटकॉइन को इलीगल टेंडर बना दिया, मतलब कि अब उनके देश में बिटकॉइन भी चला सकते हो। तो कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, एल सल्वाडोर हो गया जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर बना दिया। उसके अलावा कुछ वर्ल्ड बैंक जो है ये सब भी कुछ स्कीम लाते रहते हैं कि बिटकॉइन के जरिए जो है आप पैसा वैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक। आगे हम समझते हैं क्या समझे हम, ठीक है। तो ऐसे ही फेसबुक के जो मार्क जकरबर्ग है उन्होंने भी स्टेबल कॉइन नाम से लाने की कोशिश की, जिसको मतलब कहा कि भाई चलो बिटकॉइन तो लीगली बैक्ड नहीं है ना, मैं इसको बैक कर रहा हूँ गोल्ड के साथ, डॉलर के साथ। लेकिन मतलब सरकारों सबको इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं था, तो ये भी कुछ सक्सेस नहीं हुआ। तो और एक जो अपने सैम ऑल्टमैन है चैट जीपीटी के CEO, ये भी एक वर्ल्ड कॉइन नाम से एक प्रोजेक्ट लेके आए। मतलब इनके पास एक मशीन है जो आइरिस स्कैन कर ले, ठीक है, उसका जो डाटा मतलब एक तरह का ये जैसा आधार कार्ड है वैसा डाटा बेस बनाना चाहते थे पूरी दुनिया का, यूनिक ID देते, और इसका मतलब वो एक फ्री क्रिप्टो करेंसी दे रहे थे वर्ल्ड कॉइन नाम से, जिन्होंने शायद इन्होंने लॉन्च किया होगा। लेकिन इसमें भी कुछ कंसर्न थे प्राइवेसी को मिसयूज़ के लेके कि भाई आप डाटा अपना दूसरे देशों में दोगे, ये सब वगैरह। बस इससे ज़्यादा देखो मैं जल्दी जल्दी ये सब चीज़ों को निपटा रहा हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो एक क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन को जल्दी से देख लेते हैं। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बिटकॉइन के बारे में। क्या है, जिस सेंट्रलाइज्ड वर्चुअल करेंसी है, इट इज जनरेटेड थ्रू कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड इट एज अ लीगल टेंडर। 2 मिनट सॉरी 10 सेकंड का टाइम स्टार्ट। चलिए आंसर देता हूँ मैं आप सभी को। क्या ये डिसेंट्रलाइज्ड वर्चुअल करेंसी है? बिल्कुल। ये सेंट्रलाइज है? नहीं है, सेंट्रलाइज नहीं है, अभी हमने बताया था डिसेंट्रलाइज्ड है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है, ठीक है। उसके अलावा क्या ये कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिए होता है? बिल्कुल होता है भाई, कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है ना, बिल्कुल समझ में ना आया हम सबको। क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो लीगल टेंडर घोषित किया है? इसको नहीं किया है अभी तक। कौन सा सही है, पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगले क्वेश्चन के लिए टाइम है 5 सेकंड का, देखिए। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में है। क्या इट इज़ अ पब्लिक लेजर दैट एवरीवन कैन इंस्पेक्ट बट नो सिंगल यूजर कंट्रोल? स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ ब्लॉकचेन इज सच दैट ऑल द डाटा इन इट अबाउट क्रिप्टो करेंसी ही ओनली।
एप्लीकेशन दैट डिपेंड्स ऑन बेसिक फीचर ऑफ ब्लॉकचेन कैन बी डेवलप्ड विदाउट एनीबॉडीज परमिशन। तो इसको हम देखते हैं, टाइम स्टार्ट। तो आंसर देखो, क्या ये पब्लिक लेजर दैट एवरीवन कैन इंस्पेक्ट, बट बिल्कुल सही है। देखो कोई सिंगल यूजर का कंट्रोल नहीं होता इस पर, और ब्लॉकचेन इस तरीके का है कि क्रिप्टो करेंसी ही इसमें आ सकता है, और अबाउट क्रिप्टो करेंसी नहीं भाई। इस टेक्नोलॉजी की मदद से आप दूसरे चीज़ों को भी इसके अंदर ले सकते हो, मतलब सरकार भी चाहे तो अपने जो भी मान के चलो सिस्टम है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे यूज़ करवा सकती है, ठीक है। अगला, एप्लीकेशन जो भी डिपेंड करते हैं बेसिक फीचर ऑफ ब्लॉकचेन कैन बी डेवलप विदाउट एनीबॉडीज परमिशन। हाँ भाई ठीक है, किसी की परमिशन चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि सरकारी नहीं है ना एक तरह से ये। तो जो अपना कौन सा सही हो गया, पहला और तीसरा डी ऑप्शन करेक्ट हो गया इसमें, ठीक। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया था। मतलब अगर आप एक दो बार देख लोगे इस वीडियो को तो अच्छे से कर पाओगे। सीबीडीसी समझो, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो अभी आपने ये देखो, बिटकॉइन भी एक सीबीडीसी ही है, मैंने जैसा बताया बिटकॉइन भी एक सेंट्रल बैंक डिजिटल का, लेकिन नहीं, अच्छा बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी है लेकिन सीबीडीसी नहीं है, आपको पता होना चाहिए। सीबीडीसी क्यों नहीं है, क्योंकि सीबीडीसी वो है जो सरकार द्वारा, सेंट्रल बैंक द्वारा बैक किया गया, बिटकॉइन क्या नहीं किया। मतलब सीबीडीसी भी एक तरह का क्रिप्टो करेंसी ही है, ठीक। तो ई रूपी मैंने बताया था आपको, सरकार खुद का ही लॉन्च करने वाली है ई रूपी। मतलब सरकार, मतलब आरबीआई ने कहा कि भाई 2000 के नोट प्रिंट करने में बहुत पैसा खर्च होता है भाई, फिजिकल पेपर इन सब का प्रॉब्लम है, चोरी वोरी हो जाए, नोट खराब हो जाते हैं, तो हम एक काम करते हैं खुद का एक सीबीडीसी लॉन्च करते हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो इसमें फ़ायदा क्या होता है, इसमें फ़ायदा बहुत सारे तरीके का फ़ायदा हो सकता है, लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि आपको इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा मतलब अगर आपके पास नोट हो तो आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है कि आपका अगर हाथ में नोट हो, नहीं बैंक में नोट होगा तो मिलेगा। तो वैसे सीबीडीसी है कि अगर सीबीडीसी को कोई वॉलेट टाइप का बनाएगी सरकार, उसमें अगर आपका करेंसी होगा तो उस पर मिलेगा मतलब उसमें नहीं मिलेगा, और बैंक में अगर जमा होगा तो मिलेगा। तो अभी हम देखते हैं आगे। तो इंडियन जो सीबीडीसी का सिंबल है वो कुछ इस तरीके से होने वाला है, ईआर तरीके से, ठीक है। अभी एक तरह के ट्रायल वर्जन में, अभी मतलब पूरी तरीके से अभी आया नहीं है, समझो अभी सीबीडीसी मतलब समझ गए ना आप, एक तरह का डिजिटल टोकन होगा जो कि लीगल टेंडर होगा जब सरकार इसको अच्छे से लॉन्च कर दे, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे होगा, ठीक है। डिजिटल कॉइन दैट रिप्रेजेंट लीगल टेंडर, आरबीआई के 1934 एक्ट के तहत इसको बनाया जाएगा। बिल्कुल इसकी भी लायबिलिटी होगी, जैसे नोट की लायबिलिटी होती है ना, बिल्कुल आप समझो नोट है लेकिन डिजिटल फॉर्म में, नोट की तरह ही। नोट में आपको क्या इंटरेस्ट रेट मिलता है, घर पे नहीं मिलता है, ठीक है। कोई भी इंटरेस्ट रेट आपको नहीं मिलेगा, और पेमेंट को रिवर्स नहीं किया जा सकता। आपने कोई सामान खरीदा, दुकान वाले को दे दिया पैसा, क्या आप उस सामान अगर आपका ख़राब निकला तो क्या वो दुकान वाला पैसा वापस करेगा, नहीं करेगा। तो वैसे ही सीबीडीसी भी अगर आपने एक बार पेमेंट कर दिया तो आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर जैसे क्या होता है यूपीआई और इन सब पेमेंट में क्या होता है, डिजिटल जो पेमेंट आप करते हो उसमें अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है तो आप कंप्लेन कर सकते हो और आपका पैसा वापस आ जाता है, लेकिन सीबीडीसी में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा देखो एक चीज़ और है कि जैसे सिर्फ नॉर्मल जो कैश होता है उसमें क्या होता है कि आपको कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, मतलब कोई किसी को पैसा दे दे। तो अगर सीबीडीसी में भी कोई ऐसा ऑप्शन होना चाहिए कि, क्योंकि अगर आप भाई डिजिटली है तो सब इस चीज़ का रिकॉर्ड होगा कि कहाँ गया पैसा, किस चीज़ का। लेकिन अगर कोई एनोनिमस किसी को पैसा देना चाहता है कि नहीं चाहता, तो उसके लिए भी डिलीटेशन का कुछ ऐसा ऑप्शन होगा। इसके लिए प्रपोज ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। सेटलमेंट मतलब रिवर्सल पेमेंट का नहीं होगा, मैं बता चुका हूँ ऐसा इसमें आपको, ठीक। नो रिस्क ऑफ पेमेंट का रिवर्सल, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम। इंडिया का जो सीबीडीसी मतलब कोई इंटरेस्ट रेट की अर्निंग नहीं होगी, डिजिटल सेपरेट वॉलेट होगा, कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं होगा, ठीक है। उसको आप अलग फॉर्म ऑफ मनी में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब उसको बैंक में डिपॉजिट कर सकते हो, तो ये सब कर सकते हो। तो मतलब देखो फ़र्क पता होना चाहिए आपको दूसरे ई रूपी और ई रूपी इसके बीच में। देखो अभी जो ई रूपी मैंने पहले बताया था वो क्या था, एक तरह का वाउचर था, गिफ्ट कार्ड वगैरह। ये है सीबीडीसी, ये जो ई रूपी है, ठीक। ये मतलब ये एक तरह का मनी नहीं था, ये मनी है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम आगे देखें, हाँ इसमें ना प्रोग्रामिंग भी की जा सकती है सीबीडीसी में, कि मतलब कुछ ऐसा हम प्रोग्राम कर दें कि उसके एक्सपायरी डेट हो। मतलब अगर सोचो सरकार आपको सीबीडीसी के तहत पैसा भेजे और उसमें कुछ एक्सपायरी डेट हो कि इतने दिन के अंदर आपने यूज़ नहीं किया तो सरकार को वापस चला जाएगा, ठीक है। जैसे यूनिवर्सिटीज़ कुछ स्टिफिंड वगैरह स्टूडेंट्स को देती हैं, ठीक है। अगर उतने दिन के अंदर यूज़ नहीं किया गया तो वापस चला जाएगा यूनिवर्सिटी में, ठीक है। कुछ इस तरीके से किया जा सकता है, वो सब कंडीशन है, मतलब अभी कुछ ऐसा नहीं है। सीबीडीसी के बेनिफिट क्या है, तो वही भाई अगर तो नॉर्मल होता पैसा रुपया तो उसमें
प्रिंटिंग का कॉस्ट आता है, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट। सीबीडीसी में क्या है, कोई प्रिंटिंग का कॉस्ट नहीं है, कोई ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट नहीं, फिजिकल काउंटर फिटिंग नहीं हो सकता, चोरी वोरी नहीं हो सकता है, ट्रेसेबिलिटी बढ़ जाए, क्यों ट्रेस हो सकता है क्योंकि डिजिटली है तो ट्रेस हो सकता है ना, एनोनिमिटी कम हो जाएगा लेकिन इसकी वजह से, मतलब कि क्योंकि सब कुछ डिजिटली है तो पता चलता रहेगा ना, एनोनिमिटी कम हो जाएगा इसमें, समझो एनोनिमिटी कम को, कि सब कुछ डिटेल में आपका रिकॉर्ड रहेगा ना, तो ये गुमनामी जो पहले कोई किसी को पैसा दे देता पता तो नहीं चलता था, पता चल पाएगा, तो इसके लेके भी सरकार कुछ कदम उठा रही है। सीबीडीसी का चैलेंजेस क्या है, एक तो एनोनिमिटी भी इसका एक चैलेंज ही है, ठीक है, कि भाई कोई नहीं चाहता उसका पता चले, तो एक तरह का अभी है, लेकिन सब पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और इंटरनेट कनेक्शन नहीं है ना, तो ये भी एक तरह का चैलेंज हो गया ना। उसका बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि कैसे ऑपरेट करना है डिजिटल बैंक को, आज तक तो वो मतलब यूपीआई वगैरह यूज़ करना तो उनको आया नहीं है, तो सीबीडीसी कहाँ से यूज़ करना आएगा। हर एक विलेज शॉपकीपर तो भाई उनको कहेंगे कि हमको तो कैश ही चाहिए, तो ये सब कुछ अभी दिक्कत है कि अगर कुछ साइबर अटैक हो जाए चलो, तो भाई वो तो सब खत्म हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए तो इकोनॉमी फंक्शन कम करना बंद कर देगा, ठीक है। तो ये सब कुछ है। उसके बाद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को भी रन करने के लिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, ई वेस्ट, पॉल्यूशन ये सब होता है, तो चैलेंजेस भी समझ गए आपको, बेनिफिट भी समझ गए आप, ठीक। उसके अलावा जो है इंटरऑपरेटिबिलिटी, एसबीआई का योनो ऐप, ई रूपी, ठीक है, सीबीडीसी, मतलब वही है कि अब जो है, पहले क्या था सीबीडीसी मतलब ट्रायल फेज में ही एक तरह से अभी भी चल रहा है कि आप जो है किसी भी क्यूआर कोड से स्कैन करके आप भेज सकते हो, एक जगह से दूसरे जगह पे भेज सकते हो, ठीक। एमसीक्यू समझते हैं हम आगे, सीबीडीसी के ऊपर है। इट इज़ पॉसिबल टू मेक पेमेंट इन डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग यूएस डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम। क्या डिजिटल करेंसी का यूज़ कर मतलब हो सकता है, क्या पॉसिबल है बिना स्विफ्ट सिस्टम का यूज़ किए, डॉलर का यूज़ किए। डिजिटल करेंसी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद कंडीशन प्रोग्राम इनटू सच अ टाइम फ्रेम फॉर स्पेंडिंग। क्या कुछ ऐसा प्रोग्राम किया जा सकता है उसमें? चलिए आंसर जल्दी से बताइए, 2023 में पूछा गया बल्कि। चलो इसका आंसर देखते हैं हम जल्दी से। इसका आंसर देखो कि क्या पॉसिबल है डिजिटल करेंसी का यूज़ करना विदाउट डॉलर। बिल्कुल भाई पॉसिबल है, डिजिटल जो होगा करेंसी में डॉलर का ज़रूरत नहीं है, स्विफ्ट का ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा डिजिटल करेंसी क्या डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, कंडीशन प्रोग्राम जो मैंने कहा था कि हाँ कंडीशन वंडीशन लगा के भी आप उसमें कर सकते हो, तो दोनों स्टेटमेंट इसका सही हो गया डिजिटल करेंसी का, ठीक। आगे एमसीक्यू, अगला एमसीक्यू देखते हो, 2024 में पूछा गया, ठीक है, प्री में, डिजिटल रूपी के बारे में। इट इज़ अ सॉवरेन करेंसी इशूड बाय आरबीआई इन अलाइनमेंट विद मॉनेटरी पॉलिसी के हिसाब से। अगला, इट अपीयर्स एज लाइबिलिटी इन आरबीआई के बैलेंस शीट में, ठीक। तीसरा स्टेटमेंट, इट इज़ इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन बाय इट्स वेरी डिज़ाइन। चौथा स्टेटमेंट, इज फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट कमर्शियल बैंक। 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5 स्टार्ट। देखो, क्या ये सॉवरेन करेंसी इशूड बाय आरबीआई अलाइनमेंट है मॉनेटरी पॉलिसी के हिसाब से? बिल्कुल होगा। क्या लाइबिलिटी है बैलेंस शीट में? बिल्कुल, क्योंकि देखो लाइबिलिटी क्या होता है कि जो प्रॉमिस टू पे बियरर, मैंने समझाया था आपको कि एक तरह का सरकार का एक तरह का लाइबिलिटी है नोट, उसको वापस देना पड़ेगा। जब आप उसको पास वापस लेके आओगे 2000 का, तो उसके बदले आपको जैसे 500 के 4 नोट उसको वापस देने पड़ेंगे, तो लाइबिलिटी हो गया बैलेंस शीट में। क्या इंश्योर्ड है अगेंस्ट इन्फ्लेशन? नहीं भाई, अभी बताया था तीसरा, इन्फ्लेशन के अगेंस्ट इंश्योर्ड नहीं है वो। इन्फ्लेशन के जरिए आपको पैसा थोड़ा ना मिलेगा कि 4% का हमको इंटरेस्ट रेट देखो पैसा दो, नहीं, बैंक में मिलता है वो, ठीक है। जब आप बैंक में कोई पैसा जमा होता है, बल्कि ऐसे में नहीं मिलता कि आप पैसा फट गया नोट, आप आरबीआई के पास पहुँचे, 2000 के बदले 500 के 4 दे दीजिए तो आप इन्फ्लेशन एडजस्ट करके, नहीं। क्या फ्रीली कन्वर्टेबल है कमर्शियल मनी बैंक कैश में? बिल्कुल कन्वर्टेबल है, तो तीसरा गलत है, 1 2 4 सही है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। समझ में आ गया होगा। लास्ट टॉपिक हमारा बचता है फंजिबिलिटी को समझते हैं। फंजिबिलिटी किसको कहते हैं? फंजिबिलिटी टर्म को समझने के लिए 2 कंडीशन होते हैं फंजिबिलिटी के लिए। एक तो डिविजिबल पॉसिबल होना चाहिए और म्यूचुअल सब्सटीट्यूशन पॉसिबल होना चाहिए। मतलब कि जैसे कि 2000 का नोट है, उसको 500 के आप 4 नोट कर सकते हो, 100 के आप जो है 2 मतलब कितने 20 नोट कर सकते हो, तो हो जाएगा 2000 का, तो डिवीजन हो गया। क्या म्यूचुअल सब्सटीट्यूशन पॉसिबल है कि मतलब वापस 200 के मतलब अगर 100 के वापस 20 नोट दो आप, तो 2000 का मिल जाएगा, मतलब म्यूचुअल सब्सटीट्यूशन पॉसिबल है। तो दोनों कंडीशन फुलफिल यानी फंजिबल है, ठीक। जैसे कि अब हम समझते हैं 500 का नोट सब डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, पॉसिबल है। म्यूचुअल सब्सटीट्यूशन पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है। तो क्या फंजिबल हुआ? फंजिबल हुआ। गोल्ड है 100 ग्राम, मतलब अगर हम ऐसा कर दें सब डिवाइड कर सकें, पॉसिबल है। क्या छोटे छोटे को अगर हम ऐसे बड़े में कर सकें, 1 kg सिंगल बना सकें, क्या फंजिबल होगा? बिल्कुल होगा। ऐसे बिटकॉइन भी फंजिबल है। लेकिन डायमंड, जो बड़े पीस डायमंड की वैल्यू ज़्यादा होती है छोटे पीसेस के मुकाबले में, तो डिवाइड तो आप कर सकते हो, लेकिन क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हो आप? नहीं कर सकते हो, क्योंकि समझो बड़े पीसेस की वैल्यू अगर मान के चलो 1 करोड़ है, छोटे पीसेस उतने ही कैरेट के सेम ग्राम के, क्या उसकी वैल्यू 1 करोड़ होगी? नहीं होगी, उसकी वैल्यू हो सकता है 50 लाख ही हो,
ठीक है, तो वो फंजिबल नहीं होंगे। शेयर बॉन्ड ये सभी फंजिबल नहीं होते, NFT फंजिबल नहीं होते। अब समझते हैं CBDC क्या फंजिबल होते हैं। तो भाई देखो, सरकार के हिसाब से तो बिल्कुल फंजिबल हैं। कैसे फंजिबल हैं कि भाई पैसा जैसे आपका फंजिबल होता है बिल्कुल वैसे ही CBDC भी तो वही था, बस डिजिटल फॉर्म में था। इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि अगर जैसे कि मैंने बताया कि जैसे प्रोग्राम करके अगर भेजा जाए, बच्चे को दिया जाए 500 रुपये, चलो भाई CBDC भेज दिया जाए कि तुम बुक ही ले पाओगे, तो वो सिर्फ बुक ही ले पाएगा और कुछ नहीं ले पाएगा। तो क्या ये फंजिबल होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। लेकिन सरकार का ऐसा कहना है कि भाई तुमने चलो बुक वाले को पैसा दे दिया, लेकिन बुक वाला तो कोई और चीज़ खरीद सकता है ना। तो ये RBI का तर्क है। तो इस वजह से ठीक है, लेकिन RBI कहता है कि फंजिबल है। ठीक है, RBI क्या कहता है? ये बिल्कुल फंजिबल है, क्योंकि शॉपकीपर कुछ और तो खरीद सकता है ना। ठीक है, ये दिस प्रोग्राम डज नॉट वायलेट डिस्ट्रॉय फंजिबिलिटी। ठीक है, तो RBI गवर्नर का। अब लास्ट टॉपिक हमारा NFT, नॉन फंजिबल टोकन को समझते हैं हम। मतलब कि नॉन फंजिबल टोकन वो डिवाइड नहीं किए जा सकते, उसको समझो आप कैसे। अब कोई ऐसी चीज़ है नॉन फंजिबल, मतलब उसको आप डिवाइड करोगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। एक जैसे कि डिजिटल फोटो या फाइल है, एनिमेटेड इमेज है, म्यूजिक फाइल है, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से स्टोर किया जा सकता है। अब मान के चलो कोई फोटो है, किसी एक्टर का फोटो है, ठीक है, उस एक्टर का फोटो को अगर आप सेल करोगे तो बिकेगा। लेकिन अगर आपको 4 लोगों को सेल करना है तो क्या आप उसको आधा-आधा 4 टुकड़ों में बाँट के सेल करोगे तो क्या सेम रेट आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ प्रोग्राम कोडिंग वोडिंग कर सको कि मतलब 4 कॉपी निकाल के कि एक पे लिखा हो A, एक पे लिखा हो B, मतलब ऐसा करके, तो क्या हो जाएगा? आप 4 जगह बेच सकते हो। तो मतलब नॉन फंजिबल हुए ना, फ़ोटोज़ देख रहे हो आप? ये इज़ नॉट इक्वल टू दिस। उसको सब डिवाइड, NFT को सब डिवाइड नहीं किया जा सकता है एक जगह से मतलब एक्सचेंज के लिए। ठीक है, इसी के मतलब कुछ ये सब चल रहा था कि आजकल जो है लोग डिजिटल ये सब चीज़ें GIF और इन सब को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं NFTs में, मतलब पैसा वैसा कमाने के लिए। तो ये सब फालतू का टॉपिक, अब आगे हम बढ़ते हैं। मतलब जितना काम का था उतना मैंने बता दिया। NFT का चार्म वही मल्टीमीडिया क्रिएटर, ईजियर टू ट्रेड, वेरीफाई ओनरशिप, ठीक है, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट टिकट, इन सब में पेपरलेस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब इन सब में एक तरह से फ़ायदा भी करता है ये। ठीक है, सब कुछ डिजिटली आपके फॉर्म में हो जाएगा जिसकी वैल्यू होगी। लेकिन चैलेंजेस क्या थे कि भाई वही बिटकॉइन की तरह बढ़ता घटता रहता है इन सब का प्राइस। ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन सेम, मनी लॉन्ड्रिंग, टैरिफ फाइनेंस, ये सब। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इसके बेस पे जल्दी से फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट नॉन फंजिबल टोकन। ठीक है, नॉन फंजिबल टोकन पे क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। दे इनेबल द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एसेट, दे आर यूनिक क्रिप्टो करेंट ग्राफिक टोकन दैट एग्जिस्ट ऑन ब्लॉकचेन, दे कैन बी ट्रेडेड और एक्सचेंज इक्विवेलेंसी एंड देयरफॉर कैन बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शन। तो इस चीज़ को चलो 1 2 3 4 5। अब देखो, क्या डिजिटल रिप्रेजेंटेशन है फिजिकल एसेट का? बिल्कुल। यूनिक है नंबर, टोकन नंबर यूनिक, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं? बिल्कुल। क्या ट्रेड किए जा सकते हैं, एक्सचेंज किए जा सकते हैं, और कैन वी यूज एज ए मीडियम ऑफ कमर्शियल ट्रांजेक्शन? कमर्शियल ट्रांजेक्शन के लिए क्या यूज़ किया जा सकता है? अब इसमें आपको शक हो सकता है कि यार कैसे, मतलब अगर कमर्शियली ट्रांजेक्शन के लिए हम एक्सचेंज कर सकते हैं क्या, मतलब ट्रेड कर सकते हैं कि इसके बदले में हमको ये सामान दे दो? तो जनरली नहीं कर सकते हो आप ना। इक्विवेलेंसी इतने के बदले इतना, इतने के बदले इतना रुपए, मतलब आप इसको कन्वर्ट करो पैसे में, फिर पैसे से आप कोई और चीज़ खरीदो इस तरीके से। तो हमारा इस हिसाब से 1 हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, NFT भी आपको समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ भी सकते हैं या रिपीट करके देख सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा 1A1 ख़त्म हो चुका है, पिलर 1A1। ठीक है, 1A2 जो है हम अगली क्लास में कवर करने वाले हैं। तो होपफुली आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए, और बहुत कम ही होंगे जो लास्ट तक टिके होंगे। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी चैनल को ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।